जी सर। चलिएगा, बताइएगा। ब्रह्मांड में वैसा चीज ब्रह्मांड में वैसा उपस्थित चीज जिसमें द्रव्यमान के साथ साथ स्थान भी घेरता हो, क्या कहलाता है? द्रव्यमान के साथ पदार्थ। साथ स्थान घेरता हो, पदार्थ। पदार्थ कहलाता है। मैटर जो है कि आपको कहलाता है। सही है, मैटर जो है कि आपको कहलाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न है कि आपको प्रकाश की बात करेंगे। प्रकाश जो है कि आपको पदार्थ है कि नहीं है? प्रकाश नहीं है। नहीं है सर। प्रकाश पदार्थ नहीं है। ध्वनि पदार्थ है या नहीं? ध्वनि नहीं। नहीं है। नहीं है। विचार पदार्थ है या नहीं? विचार। नहीं। नहीं है सर। जबकि कुर्सी की बात करेंगे, कुर्सी पदार्थ है क्या? है है सर। सर। बिल्कुल है। मेज पदार्थ है क्या? जी है। सर है। जल पदार्थ है क्या? है। जल भी है सर। पदार्थ है। पदार्थों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किए हैं? क्लासिफिकेशन दो आधार दो पे। आधार पे। कौन कौन आधार से? दो गो। भौतिकी और रासायनिक आधार पे। चलिए, भौतिक आधार और रासायनिक आधार। भौतिक आधार को भी तीन भागों में तोड़े थे। कौन कौन सा भाग था भौतिक आधार पे? ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव, गैस था। और रासायनिक लिक्विड आधार पे गैस। भी तोड़े थे हम लोग। कितने आधार पे था रासायनिक वाले में? तीन आधार पे। तीन था। कौन कौन था? तीन गो। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या थी? प्लाज्मा। प्लाज्मा। पदार्थ की पांचवी अवस्था क्या थी? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोल्स आइंस्टीन कंडेंसेट जो है कि आपको पदार्थ की जो है कि आपको कैमी अवस्था, पांचवी अवस्था होती है। चलिएगा, पांचवी। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा। एकदम चिपक चिपक के अणुओं जो है कि एक दूसरे के समीप रहेगा, या मतलब खाली स्थान की संख्या कम रहेगी, वैसी प्रकृति क्या कहलाएगा? ठोस कहलाएगा? ठोस द्रव कहलाएगा? कहलाएगी। ठोस कहलाएगा। सही है, ठोस कहलाएगा। थोड़ा सा और हट हट के जो है कि आपको रहेगा तो गैस, और ज्यादा हट हट के सॉरी, थोड़ा सा और हट हट के रहेगा तो द्रव, और ज्यादा हट हट के रहेगा द्रव। तो जो है कि आपको गैस जो है कि गैस। आपको कहलाएगा। ठीक ना? ठोस को अगर टेम्परेचर देते हैं तो किस रूप में तब्दील होगा? ठोस को टेम्परेचर देंगे तो द्रव के रूप में। द्रव के रूप लिक्विड। में पहले जो है कि आपको होगा। अगर पदार्थ की बल पानी को जो है कि अगर बर्फ का पानी जमा हुआ है, अगर उसको टेम्परेचर देंगे तो पहले द्रव के रूप में, और उसके बाद तब किसके रूप में? तब जो है कि गैस आपको के भाप रूप में। गैस के रूप के जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है ना? हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइएगा। घनत्व तो सबसे अधिक ठोस का होगा कि द्रव का होगा कि गैस का होगा? ठोस का। ठोस का घनत्व सबसे अधिक होगा। आणविक अंतर आणविक स्थान की बात करेंगे। सबसे अधिक जो है कि स्थान कौन घेरेगा? द्रव घेरेगा कि ठोस घेरेगा कि गैस घेरेगा? गैस का। गैस। गैस जो गैस। है कि आपको घेरेगा। सबसे अधिक आणविक अंतर स्थान जो घेरेगा, थोड़ा सा भी डाल देंगे तो पूरा घेर लेगा। गैस जो है कि आपको घेर लेगा। प्रसार की बात करेंगे। फैलाव की दृष्टि से सबसे अधिक कौन जो है गैस कि का फैलेगा? सर। गैस। गैस का। गैस जो है कि आपको फैलेगा। विसरण, ये भी जो है कि फैलाव, विसरण का मतलब भी होता है फैल जाना। ये कि कौन फैलेगा? ये भी गैस में गैस। ही होगा। हाँ, ये गैस। गैस में जो है कि आपको होगा। जबकि गतिज ऊर्जा, जिसमें ऊर्जा जो है कि गति करने की क्षमता सबसे अधिक होगी, किसकी होगी? गैस। गैस में ही होगा। गैस की जो है कि आपको सबसे अधिक गति करने की ऊर्जा जो है कि आपको किसमें होगी? गैस में जो है कि आपको होगी। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको आयनीकृत अवस्था, जिसमें धन आवेशित और ऋण आवेशित आयनों इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, उसे पदार्थ की कैमी अवस्था कहते हैं? पांचवी। चौथी अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? चौथी अवस्था, जिसे प्लाज्मा के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। इसमें जो है कि ऋण आवेशित और धन आवेशित आयनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है बराबर सर, जो है कि समान आपको होती होती है। है। चलिएगा, अगला प्रश्न बताइएगा। परम शून्य टेम्परेचर कितना डिग्री? जीरो। जीरो केल्विन होता है। माइनस जो है केल्विन। कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है कि आपको होता है 490 जो है कि आपको 459 जो है कि आपको डिग्री फ़ारेनहाइट जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाँ, माइनस में था। अगला प्रश्न बताइएगा। अगला प्रश्न जो है कि आपको परिवर्तन होकर फिर से दोबारा मूल रूप में आ जाए, उसे भौतिक कहेंगे कि रासायनिक कहेंगे? भौतिक कहेंगे। भौतिक। भौतिक भौतिक कहेंगे। आप परिवर्तन परिवर्तन। होके अपना फिर मूल रूप में कभी न वापस आए, उसे क्या कहेंगे? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक। मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन हुआ? भौतिक की रसायन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोमबत्ती का पिघलना कैसा परिवर्तन ये हुआ? भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन होता है। मक्खन का खट्टा होना या दही का खट्टा होना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। लोहा में जंग लगना कैसा परिवर्तन? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। कागज का फटना कैसा परिवर्तन? भौतिक परिवर्तन। फिजिकल से भौतिक। कागज का जलना कैसा परिवर्तन? रासायनिक रासायनिक। परिवर्तन।
रासायनिक परिवर्तन जो है कि आपको होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, तत्वों की संख्या पीरियोडिक टेबल में कितनी खोज की जा 118। चुकी है? 118 जो है कि आपको है ना। अगला प्रश्न है कि एक ही प्रकार के जो है कि परमाणुओं से निर्मित को हम लोग क्या कहते हैं? एक ही प्रकार के परमाणुओं से जो निर्मित होता है अणु। अणु, मॉलिक्यूल। तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और दो जो है कि आपको परमाणुओं से जो है कि निर्मित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अणु जो है कि आपको कहते हैं। अणु ठीक है, बोलते हैं। अणु जो है कि आपको कहते हैं। ठीक ना। दो परमाणुओं से जो निर्मित होगा उसे हम लोग अणु जो है कि आपको कहेंगे। ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है। अगला प्रश्न बताइएगा, वायुमंडल में कौन सा? वायुमंडल में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। मानव के शरीर में सबसे अधिक कौन सा? मानव के ऑक्सीजन। शरीर में ऑक्सीजन होता है। और पृथ्वी के भूपर पट्टी की बात करेंगे, पृथ्वी एक के भूपर पट्टी ऑक्सीजन। पर कौन सा? ये भी जो है कि कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन ऑक्सीजन। जो है कि आपको हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है कि आपको हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न बताइएगा, जल एक प्रकार का मिश्रण है कि यौगिक है? जल जल यौगिक। एक मिश्रण है। यौगिक ना होना यौगिक, है, मिश्रण यौगिक। कैसे होना जाएगा? सॉरी है सर। ना। जल एक यौगिक होगा। सॉरी जिसका सर, फार्मूला यौगिक है बन सर। जाएगा, जिसका फार्मूला बन जाएगा वो यौगिक, जिसका फार्मूला नहीं बनेगा वो क्या हो जाएगा? मिश्रण जो मिश्रण। है कि आपको हो जाएगा। तो बताइए शरबत कैसा होगा? यौगिक के मिश्रण? मिश्रण। 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 मिश्रण होगा। बताइएगा चाय कैसा होगा? यौगिक के मिश्रण? मिश्रण। मिश्रण। मिश्रण होगा। समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में जो है कि अंतर क्या है? समांगी मिश्रण में क्या होता है, विसमांगी में क्या होता है? सर, समांगी में समांगी समान में पूरा पूर्ण रूप से घुल घुल जाता है सर। जाता है। चलिए और घुल और जाता है, विषमांगी दिखाई में नहीं नहीं देगा। अभी घूमता है, समांगी स्पष्ट में जो है आंखों कि से आपको देख नहीं सकते हैं घूमेगा। विषमांगी में होता चलिएगा ठीक है, बिल्कुल सही है। तो बताइएगा नमक और पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण? समांगी की विसमांगी? है। समांगी। समांगी मिश्रण जो है कि आपको हो जाएगा नमक और पानी का। रेत और पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण? विषमांगी। विसमांगी। अल्कोहल और पानी का मिश्रण कैसा मिश्रण? समांगी। समांगी। समांगी जो है कि आपको मिश्रण हो जाएगा। पेट्रोल के साथ जल का मिश्रण कैसा मिश्रण? विषमांगी। विसमांगी जो है कि आपको हो जाएगा। साल्ट विलय होगा कि विलायक होगा कि विलयन होगा? क्या होगा? साल्ट मतलब नमक। विलय। सॉल्यूट विलय। होगा सर। विलय जो है कि आपको विलय। होगा। क्या होगा? विलय होगा। अगला पानी की बात करेंगे, पानी क्या होगा इसमें? विलायक। विलायक विलायक। होगा। अब बताइएगा पानी और नमक का घोल क्या होगा? विलियन। विलियन जो विलियन। है कि आपको होगा। यहाँ तक तो हम लोग बात कर लिए थे। उसके बाद जो है कि मिश्रण को अलग करने की विधि, इसमें को चुनना था, हैंड पिकिंग था। उसके बाद एगो फटकने वाला था, एगो छन्ने वाला था जाली वाला, और एगो चुंबकीय पृथक्करण जो है कि आपको बताए थे। इतना तक तो आपको हो गया, रिवीजन भी इतना हो गया है। आगे से अभी से बात कर लेते हैं आगे का चीजों को। ठीक है, आइए बात करें अब आगे। आइएगा यस सर। आगे बात कर लेते हैं। अब कौन सा विधि आप बोल रहा है? अब बोल रहा है अगला आपका, बोल रहा है बाष्पीकरण बोल रहा है। क्या बोल रहा है अगला? बाष्पीकरण जो है कि आपको बोल रहा है। अब जरा सुनिएगा, सबसे पहला आता है, चलिए द्रवों को ठोस, ठोस का जो है कि द्रवों में पृथक्करण, द्रवों से पृथक्करण कैसे किया जाएगा इसके बारे में सबसे पहला आपको पढ़ना है बाष्पीकरण। कौन सा विधि पढ़ना है? बाष्पीकरण जो है कि आपको विधि करना है। बाष्पीकरण का मतलब होता है कि वेपोराइजेशन, मतलब कि उसको क्या करना? खौलाकर उड़ा देना। मतलब मिश्रण को खौला के पानी को जो है एक कि मिनट। मात्रा को उड़ा देंगे, यही जो है कि हाँ, बाष्पीकरण जो है कि आपको कहलाएगा। जरा सुनिएगा, इस विधि द्वारा ऐसे मिश्रण को अलग करते बोलो। हैं जिसमें एक जो है कि आपको पदार्थ वाष्पशील और दूसरा अवाष्पशील होता है। मतलब कहने का मतलब है कि कोई एक मिक्सर है, कोई एक मिक्सर है मैनेज। जिसमें जो है कि एक किनके तरफ से आवाज आ रहा है? बंद कीजिए। है ना। एक दो गो पदार्थ कोई ऐसा चीज है जो एक वाष्पशील है और एक दूसरा क्या है? अवाष्पशील है, जैसे नहीं घुलेगा। जैसे हम आपसे बात कर लेते हैं, चीनी और नमक, चीनी और जो है कि पानी, चीनी और किसका? पानी। पानी। देखिएगा, चीनी जो है कि आपको वाष्पशील नहीं होने वाला, जबकि पानी क्या होगा? पानी वाष्पशील जो है कि आपको होने वाला है। क्या होने वाला? चानी पानी वाष्पशील होगा। अगर चीनी पानी मिल गया, कोई शरबत है, अगर हम उसको क्या करना चाहते हैं, हम फिर से चीनी बनाना चाहते हैं, तो उसको क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर पर खौलाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टेम्परेचर पर खौलाना पड़ेगा। खौलाते खौलाते एक समय ऐसा आएगा कि सारा पानी किसके रूप में उड़ जाएगा? वाष्प के रूप वाष्प में जो के है कि रूप आपको में। उड़ जाएगा। और वाष्प के रूप में उड़ जाएगा तो अंतिम स्थान पे जो आपके पास मिक्सचर में बचा हुआ पदार्थ रहेगा, वो क्या बचा रहेगा? अंतिम में चीनी आपके पास बचा रहेगा। बचा रहेगा। जी सर। वैसे ही बात कर लेते हैं नमक और पानी का मिश्रण। नमक और पानी का कोई घोल है,
अगर उससे पानी हटाकर सिर्फ आपको नमक की आवश्यकता होगी तो उसमें भी क्या देंगे हम लोग, उसमें भी हम लोग देंगे टेम्परेचर को देंगे, क्या देंगे, टेम्परेचर को देंगे। टेम्परेचर देने के बाद पानी क्या हो जाएगा, पानी जो है कि वाष्पशील बन के जो है कि ऊपर उड़ जाएगा और बचेगा जो नीचे जो बच जाएगा मिश्रण में, वो क्या बच जाएगा, नमक जो है कि आपको बच जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है, बाष्पीकरण में बोल रहा है कि ऐसा मिश्रण होना चाहिए, ऐसा मिश्रण को अलग करते हैं जिसमें एक पदार्थ कैसा हो, एक पदार्थ हो वाष्पशील हो, गुड मॉर्निंग, एक पदार्थ कैसा हो, वाष्पशील और दूसरा एक पदार्थ जो है कि वाष्पशील हो और दूसरा कैसा हो, अवाष्पशील, दूसरा उड़ने वाला नहीं होना चाहिए, दूसरा क्या नहीं होना चाहिए, उड़ने वाला नहीं होना चाहिए, एक उड़ने वाला होना चाहिए। ऐसे मिश्रण को हम लोग जो है कि कौन सा विधि द्वारा अलग करेंगे, ऐसे मिश्रण को हम लोग बाष्पीकरण विधि द्वारा जो है कि आपको अलग करेंगे। एग्जाम्पल के लिए चीनी और पानी का घोल का मिश्रण, दूसरा है नमक पानी का घोल का मिश्रण। हाँ बिल्कुल, द्रव से गैस, तो यही जो है कि आपको क्या है, ठोस का द्रव का पृथक्करण, ठोस का द्रव से पृथक्करण। ठोस है तो ठोस क्या है, चीनी जो है कि आपको ठोस हो गया है ना, नमक जो है कि आपको ठोस हो गया। आज द्रव क्या है, द्रव है पानी है, द्रव क्या है, द्रव पानी है जी सर, है ना, तो वही तो पृथक्करण कर रहे हैं ना। एक हो गया समुद्री जल से नमक का निकालना, समुद्री जल के लिए भी क्या करता है, समुद्री जल से जो है कि आपको गड्ढा बना देता है, गड्ढा में आके जो है कि समुद्री जल का पानी प्रवेश कर जाता है, यहाँ पे नमक पानी का मिश्रण हो गया। अब धूप निकलेगा तो ये वेपराइजेशन हो जाएगा, ये पानी उड़ जाएगा, ये पानी उड़ जाएगा, इसमें क्या बच जाएगा, इसमें बच जाएगा आपका ओनली ऑन, क्या बच जाएगा, ओनली ऑन नमक जो है कि आपको बच जाएगा। तो यही जो है कि आपको बाष्पीकरण विधि कहते हैं। कोई दिक्कत बाष्पीकरण किन्हीं को समझने में तो बताइए, फिर आगे बात करते हैं। कोई दिक्कत नहीं, आगे चले, आगे चलते हैं। और देखिए एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक मिक्सर लगाए हैं, नीचे से मोमबत्ती से इसको फ्लेम दे रहे हैं और फ्लेम देने के बाद ये जो है कि आपको क्या बन के उड़ रहा है, भाप बन के जो है कि आपको उड़ जा रहा है। और नीचे में मिक्सचर में क्या बचेगा, जिसका मिक्सचर आप चढ़ाएंगे पानी जो है कि उड़ जाएगा, बचा हुआ मिक्सचर आपके पास जो है कि आपको रहेगा, ठीक है ना, रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे बात करें। एक होता है रवाकरण, होता है क्रिस्टलाइजेशन होता है रवाकरण। ये रवाकरण से क्या होता है जरा समझिएगा, रवाकरण आइएगा। इस विधि द्वारा अकार्बनिक ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। अकार्बनिक जिसमें कार्बन की मात्रा कम हो ना हो उसे अकार्बनिक कहते हैं। उस अकार्बनिक मिश्रण को किसके द्वारा, रवाकरण के द्वारा जो है कि आपको अलग किया जाता है। इस मिश्रण में अशुद्ध ठोस मिश्रण को उचित जो है कि विलायक सॉल्वेंट के साथ घुलाकर गर्म किया जाता है तथा गर्म अवस्था में ही जो है कि आपको, गर्म अवस्था में ही कीप के द्वारा जो है कि आपको छान लिया जाता है। और छानने के बाद जो है कि विलयन को कम टेम्परेचर पर जो है कि आपको धीरे धीरे जो है कि आपको क्या किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और ठंडा होने के बाद जो है कि आपको शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में जो है कि आपको किसके रूप में, विलयन के रूप में जो है कि आपको पृथक्करण जो है कि आपको हो जाता है। मतलब कहने का मतलब है, समझिएगा, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब कोई अकार्बनिक मिश्रण है। कौन सा मिश्रण है, अकार्बनिक ठोस का मिश्रण होने वाला है। और अकार्बनिक ठोस का मिश्रण होने वाला है, इसको जो है कि आपको किस विधि द्वारा, तो अकार्बनिक ठोस के मिश्रण को रवाकरण के द्वारा जो है कि आपको हम लोग क्या करते हैं, इसको शुद्धिकरण करते हैं, इसको हटा सकते हैं। इसमें क्या बोल रहा है, इस विधि में अशुद्ध जो है कि आपको ठोस, अशुद्ध जो है कि आपको ठोस का मिश्रण है, उसको उचित विलायक, मतलब विलायक का मतलब क्या होता है, विलायक का मतलब होता है कि कोई ऐसा चीज उसमें फेंट देना जिसमें वो जो है बिल जाए, है ना, बिल जाए मतलब घुल जाए, है ना। सॉल्वेंट के साथ मिलाकर जो है कि आपको कोई मिश्रण है, इस मिश्रण को किसके साथ, पानी के साथ या कोई सा जैसा जो है कि सॉल्वेंट के साथ मिलाएंगे जिसमें ये क्या हो, मिक्सर पूरा घुल जाए। और घुलने के बाद ये क्या बन जाएगा, घुलने के बाद ये मिक्सर बन जाएगा क्या, घुलने के बाद ये मिक्सर बनेगा। घुलने के बाद जब मिक्सर बन जाएगा तो उसको क्या बोलता है, उसके साथ जो है कि आपको मिक्सर को गर्म कर दिया जाएगा। मिक्सर को गर्म करके, है ना, गर्म अवस्था में ही क्या कर दिया जाएगा, गर्म अवस्था में ही कीप के माध्यम से उसको छान लिया जाएगा। कीप के माध्यम से जो है कि क्या कर लिया जाएगा, उसको छान लिया जाएगा। मतलब कि यहाँ गर्म हो रहा है, गर्म होने के बाद ये कण नीचे बैठ गया, और ये कण नीचे बैठने के बाद जो है कि आपको क्या कर दिया गया, कीप के माध्यम से जो है कि इसको छान लिया गया, है ना, छान लिया गया। और छानने के बाद जो है कि आपको ठंडा होने पर जो है कि आपको शुद्ध पदार्थ क्रिस्टल के रूप में क्या होता है, क्रिस्टल के रूप में विलयन में जो है कि आपको पृथक हो जाता है। मतलब जो विलयन है उससे क्रिस्टल के रूप में जो है कि आपको पृथक जो है कि आपको हो जाता है। यही मिश्रण को क्या करते हैं, यही मिश्रण को जो है कि अलग करने की विधि को रवाकरण प्रोसेस के नाम से जो है कि आपको जानते हैं, है ना, रवाकरण प्रोसेस के नाम से जो है कि हम लोग जानते हैं, ठीक है। जैसे चीनी और नमक का मिश्रण और इथाइल अल्कोहल पर जो है कि आपको मिश्रण, है ना, जैसे चीनी है और नमक है, ये दो क्या है, ये विलय है कि विलायक है, क्या है, चीनी और नमक सर, ये हाँ विलय है।
विलय। विलय हो जाएगा ना। विलय के मिश्रण को इथाइल अल्कोहल के साथ जो है कि आपको कितना डिग्री पर 438 जो है कि 348। केल्विन पर 348 केल्विन, सॉरी 348 केल्विन ताप पर जो है कि गर्म करने पर इस विधि से जो है कि क्या कर दिया जाएगा, नमक को भी अलग कर दिया जाएगा और चीनी को भी अलग जो है कि आपको कर दिया जाएगा। और केल्विन पर इथाइल अल्कोहल क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल जो है कि आपको उड़ जाएगा, है ना। ये जो है कि आपको अलग अलग जो है कि आपको हो जाएगा। यही जो है कि आपको मिश्रण जो है कि आपको बता रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कौन सा, आसवन विधि। कौन सा, बहुत बार आसवन से सवाल आया होगा आपके एग्जाम में, सेट भी बना रहे होंगे तो आसवन विधि से खूब सारा सवाल जो है कि आपको पूछता है ना। सबसे अधिक जो है कि आसवन विधि से सवाल पूछा जाता है। जरा सुनिएगा आसवन विधि क्या है। संघनन से, सेट में संघनन से मिलता है सर जी। संगणन भी जो है कि आपको, संगणन तो बताइए दिए ना, संगणन ऊपर था ना, बाष्पीकरण था, रवाकरण था, संगणन अभी नहीं बताया ना, छानना था, फटकना था, आते हैं अभी आगे सब होगा, है ना। आगे आसवन है ना, आसवन के बाद जो है कि आपको प्रवाजी आसवन हो जाएगा, अब केंद्रीय विधि हो गया, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, है ना। ये जो है कि आपको संघनन जो है कि आपको गैस से जो है कि आपको द्रव अवस्था में बदलना, ये संघनन कहलाता है। आगे लिखवा भी देंगे नहीं अगर होगा तो। आसवन विधि की बात कर लेते हैं, डिस्टिलेशन विधि की बात कर लेते हैं। आसवन विधि में क्या होता है जरा समझिएगा। इस विधि का प्रयोग तब हम करते हैं जब दो पदार्थ के क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट में क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर हो। मतलब कहने का मतलब समझिएगा, कोई एक वस्तु है, किसी एक वस्तु का जो है कि बॉइलिंग पॉइंट, कोई एक मैटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100, कोई दिक्कत। और दूसरा कोई मैटर है, दूसरा का जो है कि 130 डिग्री जो है कि आपको सेंटीग्रेड है। आवाज जा रहा है क्या, जी सर। समझ रहे क्या बोलते हैं। आसवन विधि में हम दो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट के अंतरों को जो है कि रखेंगे। किसी का मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, किसी का बॉइलिंग पॉइंट कितना बता दिए हम आपको, 100 100 डिग्री बता से दिए। और दूसरा का हम कितना बता दिए, दूसरा का 130 बता दिए डिग्री। 130 जो है कि आपको बता दिए। ऐसे जो है कि मिश्रण को अलग करने के लिए हम लोग किस विधि का जो है कि इस्तेमाल करते हैं, आसवन विधि ऐसे का। मिश्रण को आसवन विधि का इस्तेमाल जो है कि आपको करते हैं। क्या होता है जरा समझिएगा, क्या होता है आसवन विधि में। आसवन विधि में जो है कि देखिएगा, जैसे ये जो है कि जल और एसीटोन का जो है कि मिश्रण होने वाला है। जल और किसका मिश्रण है, एसीटोन का एसीटोन। मिश्रण जो है कि आपको होने वाला है। ये दोनों एक दूसरे में घुला हुआ है, लेकिन जल का वाष्पन पॉइंट अलग होता है, एसीटोन का वाष्पन पॉइंट जो है कि आपको अलग होता है, ठीक है। एसीटोन का वाष्पन पॉइंट क्या होता है, अलग जो है कि आपको होता है। इसमें क्या कर रहा है, अब जो है कि इसको जो है कि आपको हीट दे रहा है, नीचे से क्या कर रहा है, नीचे से इसको फ्लेम दे रहा है, इसको हीट दे रहा है। अब जैसे ही हीट देगा ना, ऊपर में को थर्मामीटर लगा, कौन सा मीटर, थर्मामीटर। थर्मामीटर लगाए, वैसे ही पता चल जा रहा है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो कितना टेम्परेचर है। और सब का सब जो है कि आपको टेम्परेचर का खेला है। जैसे ही जो है कि आपको टेम्परेचर पता चल जा रहा है ना, तो यहाँ पर जो है कि आपको वाष्प बन के उठना शुरू होगा। उठेगा मैटर वाष्प बन के कि नहीं जी उठेगा, जब उठेगा उठेगा। ना तो यहाँ से जो है कि आपको ये वाला दीवार में जो है कि आपको प्रवेश करेगा। और ये वाला दीवार में जब प्रवेश करेगा ना, तो ये वाला दीवार में जब प्रवेश करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, तब यहाँ पर जो है कि गुजरते समय जो है कि आपको क्या होगा, जल जो है कि यहाँ पर एक ठंडी पट्टी जो है कि आपको लगाई जाएगी। यहाँ पर जो है कि ठंडा जो है कि एक प्लेट लगाया जाएगा, जिसमें क्या हो जाएगा, जिसमें जो है कि आपको जल जो है कि क्या हो जाएगा, जल जो है कि इसमें ठंडा होकर जो है कि आपको क्या हो जाएगा, ये वाष्प जो बना है ये लिक्विड के फॉर्मेट में जो है कि आपको अलग आ जाएगा। और यहाँ से जो है कि आपको जल को जो है कि अलग प्रवेश कर दिया जाएगा। और दूसरा जो है कि आपको एसीटोन है, इसको जो है कि अलग जो है कि इस प्रोसेस से अलग निकाल कर जो है कि आपको अलग जो है कि कर दिया जाएगा। और इसी विधि से जो है कि आपको दोनों को अलग जो है कि आपको कर दिया जाएगा। जैसे पेट्रोलियम का भी जो होता है वो प्रभाजी आसवन विधि से जो है कि पेट्रोलियम को जो है कि अलग किया जाता है, वैसे ही जो है कि इसको भी जो है कि आपको अलग किया जाता है। किसका किसका मिश्रण है, ये जल है और एसीटोन का जो है कि आपको मिश्रण जो है कि आपको होने वाला है। इसमें जो है कि जल को अलग कर दिया जाता है और इसको जो है कि आपको अलग करके एसीटोन को जो है कि आपको अलग निकाल दिया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि फिर समझाएं। आ गया सर। सर आ रहा है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलिए। सर जल और अल्कोहल भी है, उसका भी वैसे ही करेंगे जी ना। हाँ, जल और अल्कोहल जिसका जिसका बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होगा वो सबका जो है कि आपको इसी माध्यम से आसवन होगा। विधि। दूसरा कौन सा है ना, दूसरा है प्रभाजी आसमन है। क्या है, प्रभाजी आसमन। प्रभाजी जब दो आसवन। द्रवों का, ये जो है कि आसमने के समान है लेकिन थोड़ा सा अंतर होगा। क्या अंतर होगा यहाँ पर देखिएगा, जब दो द्रवों के मिश्रण का क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम अंतर हो, मतलब किसी का जो है कि 100 हो और किसी का 105 हो या किसी का 110 हो, ठीक ना, 110 हो तो कितना का 5 डिग्री का यहाँ अंतर है, नहीं तो यहाँ 10 डिग्री का अंतर है। इतने डिग्री का ना जो है कि आपको अंतर है,
कितना डिग्री का हुआ? 100 किसी मैटर का है और किसी का 105 है, किसी का 110 है, तो 100 से 105 जाएंगे तो 5 डिग्री का अंतर निकल के आएगा सामने हमको। यस क्या सर। 100 से 110 जाएंगे तो कितना डिग्री का? 10 डिग्री का 10 अंतर निकल डिग्री के का। सामने आएगा। तो यही बोल रहा है यहाँ पे प्रभाजी आसमान में बोल रहा है कि जब दो गो द्रव का मिश्रण हो और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट जो हो, क्वथनांक जो हो, बहुत कम का अंतर हो, क्या हो, बहुत कम का जो है कि दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम का जो है कि आपको अंतर हो, तो इसे हम लोग किस विधि से, तो इसे एक जो है कि आपको प्रभाजी आसमान विधि से जो है कि आपको क्या करेंगे, प्रभाजी जो है कि आसमान विधि से जो है कि आपको अलग जो है कि आपको हम कर सकते हैं। जैसे में देखिएगा पेट्रोलियम का जो आपको होता है ना पृथक्करण, पेट्रोलियम को रिफाइन किया जाता है, ये प्रभाजी आसवन से किया जाता है। वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण किया जाता है, ये भी किस विधि से किया जाता है, आसवन विधि से किया जाता है। ये पेट्रोलियम सर वाला तो सवाल आपको जरूर सेट में ये मिला भी होगा, ये वैसे ही सब। सर, हाँ जैसे इसमें जो है आसमान विधि था कि वैसे ही ना बिल्कुल सर। बिल्कुल, इसको भी जो है कि सेम प्रक्रिया से दोहराया जाएगा, लेकिन सर इसको एक जो बार है कि ऊपर आपको क्या फोटो हो, दिखा दीजिए ना एक बार और। हाँ सर। लेकिन इसमें होगा क्या कि इसमें होगा कि आपको इसका जो है कि दोनों का जो है कि द्रव का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, भिन्न भिन्न थोड़ा सा अंतर होगा, ज्यादा का अंतर थोड़ा नहीं सा होगा। प्रभाजी में ज्यादा का अंतर था, लेकिन यहाँ पर जो है कि आपको ज्यादा का अंतर नहीं होगा, एकदम कम मात्रा की अंतर होगी, तब जो है कि आपको होगा। प्रभाजी में कम का अंतर था और सिर्फ आसवन था अच्छा उसमें हाँ ज्यादा सॉरी था। सॉरी, हाँ ठीक है, आसमान विधि में जो है कि ज्यादा का अंतर था, अब प्रभाजी वाले में कम का जो है कि आपको अंतर जो है कि आपको होगा, ठीक ना, कम का अंतर जो है कि आपको होगा। और ये वाला क्वेश्चन आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछता है, पेट्रोलियम का पृथक्करण किस विधि के द्वारा जो है कि हम लोग करते हैं, तो ये होता है प्रभाजी प्रभाजी आसवन। आसवन के विधि के द्वारा करते हैं। वायु में विभिन्न गैसों का पृथक्करण किस विधि के द्वारा करते हैं, प्रभाजी प्रभाजी आसवन आसवन। विधि के द्वारा करते हैं। आपसे पूछेगा जल और एसीटोन का मिश्रण जो है कि किस विधि के द्वारा अलग करते हैं, तब कौन आसवन सा, विधि के द्वारा। आसवन विधि के द्वारा जो है कि आपको अलग किया जाता है। अब का क्या हो गया, अब द्रव से द्रव में पृथक्करण बोल रहा है। अब किसका किसका पृथक्करण बोल रहा है, अब द्रव सब का ही द्रव में पृथक्करण जो है कि आपको बोल रहा है। आइए जरा देखते हैं द्रव के द्रव में पृथक्करण कैसे होता है। सबसे पहला है पृथक्करण कीप। कीप का मतलब होता है टीप। कीप का मतलब क्या होता है, टीप जो है कि आपको होता है। ये टीप जो हम लोग देखते हैं ना, तेल नापने वाला टीप देखे है ना, ये वाला टीप, जी ये सर। वाला है ना, ये वाला जो टीप होता है इसी को हम लोग कीप कहते हैं। कीप बोलिए या टीप बोलिए, बात बराबर है, ठीक ना, बात क्या है, बात बराबर है, ठीक ना। सबसे पहला बोल रहा है कि पृथक्करण कीप से जो है कि आपको अलग करना। इस विधि का प्रयोग प्रयोग करते हैं जब जो है कि दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को जो है कि आपको क्या करता है, द्रवों के मिश्रण और उसके बीच जो है कि अलग अलग परतों का निर्माण हो जाए, तब हम लोग किस विधि का उपयोग करते हैं, तब हम लोग जो है कि कीप विधि का उपयोग करते हैं। जरा देखिएगा कीप विधि में क्या किया जाता है, ये बना देते हैं, कोई कीप बना देते हैं, ये क्या बन गया, कोई कीप बन गया, ठीक ना, कीप बन गया, और ये हो गया आपका कीप बन गया, ठीक है, कीप बना देते हैं। अब जरा समझिएगा क्या होता है। अब इसमें बोल रहा है कि दो गो अलग अलग मिश्रण है, एगो तेल का मिश्रण है, एगो जल का मिश्रण है। तो आपसे पता है कि आपको जो तेल होता है ना, ये जल के ऊपर जो है कि सतह पर रहता है, पता है कि नहीं। जी सर। तेल जब भी कोई होगा, ये जल के कौन सा सतह पे होगा, जल के ऊपरी सतह जी पे सर। होगा क्या, तो जल के ऊपरी सतह पर जब तेल होगा, जब जल के ऊपरी सतह पर जब होगा, तो ये जो है कि आपको नीचे तो होगा, जल होगा। ये रेड वाला पार्ट जो दिख रहा है ये क्या है, ये जल है। ये ग्रीन वाला जो पार्ट दिख रहा है ये क्या है, ये जो है कि आपको तेल है। तेल कोई है। दिक्कत, तेल है। और यहाँ पर एक जो है कि हम जो है क्या लगा देंगे, यहाँ पर एक जो है कि नलका लगा देंगे, जिससे हम जो है कि इसको पृथक्करण कर सकते हैं। क्या करेंगे, तेल को अलग करना पड़ेगा, तो ये जल को, नलका को खोलेंगे तो जल सबसे पहले नीचे गिर जाएगा, गिरेगा जी, जल नीचे पर गिर जाएगा, यहाँ पर जल यहाँ जी पर जाके आके गिर जाएगा। अब अंदर कीप में क्या बच जाएगा, जब जल को पूरा गिरा देंगे तो तेल। अंदर के कीप में जो है कि आपको तेल बच जाएगा। तो सबसे पहले तेल अलग, जल अलग हो गया इस विधि से। तो पहला विधि हो गया कौन सा, पृथक्करण कीप का विधि। और कीप के विधि से हम तेल को अलग कर दिए और किसको अलग कर दिए, जल को जो है कि आपको अलग कर दिए। यही फोटो आपको बनाया गया है। यहाँ पर देखिएगा वायल है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर टैप का मतलब होता है नल। इन नल को खोलेंगे तो सबसे पहले नीचे में क्या जाएगा, नीचे में वाटर आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा, और ऊपर कीप में क्या बच जाएगा, ऊपर कीप में जो है कि आपका वायल बच जाएगा। ऐसे दोनों एक दूसरे से पृथक्करण हो गया कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं, हुआ सर। हो गया ना, समझ में आया। तो वो पहला है हानि पृथक्करण जो करना है कि आपको पड़ेगा। कीप जो है कि सर आपको विधि पूर्ण होगी। रूप से हो जाएगा ना सर। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, हर हाल में हो जाएगा, क्या नहीं होगा।
कभी तेल जो है कि आपको नहीं जमता है। कभी खाना बनाए होंगे, जब जाते हैं बर्तन को फुलाने के लिए, जब उसमें पानी डालते हैं तो तेल का परत देखिएगा जो बर्तन में चिपका होता है ऊपर में छलछलता रहता है और पानी आपको अंदर रहता है। कभी ऐसा किए हैं? चिकन उकन बनाइएगा, जिस दिन ज्यादा तेल जो है कि आपको डालता है उस दिन ये घटना आपको बहुत अच्छे से दिखेगी। दिखता है? तेल कभी भी पानी के अंदर नहीं घुल सकता है। तेल कभी भी पानी के ऊपर ही जो है कि आपको क्या करेगा, इसकी छछलाएगा, तनाव मतलब कि कम आपको होता है रहेगा। ना सब तेल का हाँ, पानी से, घनत्व कम इसीलिए। हो जाता है। घनत्व जैसे ही कम होगा ऊपर में क्या होगा, ऊपर में तैरेगा। और जिसका घनत्व ज्यादा होगा वो अंदर में क्या होगा, डूबेगा। किस कोई तनाव दिक्कत? ना सर। और घनत्व में भी जो है लेकिन कि आपको पृष्ठ तनाव तो है ही, साथ साथ घनत्व भी, घनत्व के कारण ही जो है कि आपको डूबना और तैरने की स्थिति जो है कि आपको पैदा होती है ना, ठीक है। पैदा होती है। ठीक है, तो पहला हो गया पृथ्वीकरण कीप हो गया। किनको किनको नहीं समझ में आया बताइए? पृथ्वीकरण कीप आ गया? आगे चले? जी सर। चलते हैं आगे। अगला देखिएगा, अगला कौन सा विधि है? अपकेंद्रण विधि है। कौन सा विधि है? अपकेंद्रण जो है कि आपको विधि है। कभी कभी द्रवों में मौजूद उन कणों को इतने छोटे होते हैं कि वह जो है कि आपको छन्नी से जो है कि आपको क्या नहीं होते हैं, छन्नी से बाहर नहीं निकाले जाते हैं। मतलब द्रव में ऐसा ऐसा कण होता है ना कि कभी कभी उसको छन्नी से भी, छानने वाला चीजों से भी निकालेंगे ना तो वो नहीं छन पाके नहीं निकल पाएगा। इसलिए हम लोग इस कणों को पृथक्करण करने के लिए जो है कि आपको फिल्ट्रेशन विधि या अपकेंद्रीय विधि, फिल्ट्रेशन विधि का प्रयोग जो है कि आपको नहीं करते हैं। ऐसे मिश्रण को अपकेंद्रीय विधि के द्वारा जो है कि आपको क्या कर दिया जाता है, ऐसे विधि को अपकेंद्रीय विधि के द्वारा हम लोग जो है कि आपको अलग करते हैं। जैसे समझिएगा, कभी दूध लेके आए होंगे, दूध छाने होंगे, दूध में मोटा कण जो होगा वो जो है कि आपको छन जाएगा। लेकिन दूध से क्रीम कभी या मक्खन कभी आपको छन के निकाले हैं? कभी छन्नी से कभी छन के निकाले हैं? ऐसा नहीं निकल सकता है। दोनों एक दूसरे से फटा होता है, मिला होता है दोनों, है ना। इसके लिए अपकेंद्रण विधि, और इसके लिए अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा जो है कि अलग आपको जब करते हैं ग्वाला सब होगा, यही सब जो है कि दूध से क्या अलग कर देगा, दूध से क्रीम अलग कर देगा। मक्खन। क्या अलग कर देगा? दूध से क्रीम जो है कि अलग कर देगा। और उसी दूध जो बचेगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, दूधी कहते हैं। दूध का अंश जो होता है, लेकिन सारा का सारा क्रीम जो है कि आपको निकल जाता है। और दूध की शुद्धता किस पे डिपेंड करती है? इसके क्रीम के ऊपर डिपेंड करती है कि कितना जो है कि शुद्ध है। अगर पानी मिला देगा तो क्रीम की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लैक्टोमीटर जैसे ही डालेगा ना, वैसे ही जो है कि दिखा देगा कि ना इसमें पानी मिलाया होगा, है ना। आज इसमें जो है कि आपको पानी नहीं मिलाया होगा, उसमें क्रीम की संख्या अधिक होगी, तो उसको बता देगा कि दूध सही होने वाला है। तो इस विधि को अपकेंद्रण विधि से हम लोग क्या करते हैं, दूध से जो है कि आपको क्रीम या मक्खन निकालने के लिए जो है कि आपको करते हैं। ठीक है। एक वो देखे होंगे वॉशिंग मशीन, देखे है ना, वॉशिंग मशीन से कितनों हाथ उससे गाड़ दीजिए कपड़ा को, और तैयो जो है कि इतना तेज वो नचाता है ना कि आपके हर एक जो है कि कपड़ा के अंदर का जो है कि एक एक बूंद तक को जो है कि आपको क्या कर लेता है, पानी नचा निचोड़ के जो है देता कि है। सोख लेता है। और ये भी मशीन किस विधि पे काम करता है, तो ये भी मशीन जो है कि अपकेंद्रण विधि पे जो है कि आपको काम करता है। कोई दिक्कत? अपकेंद्रण समझ में आया? यस सर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है, अगला क्या है, ऊर्ध्वपातन है। क्या है? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन सबको बहुत अच्छा से पता होगा। ऊर्ध्वपातन का मतलब होता है कि आपको किससे किस रूप में परिवर्तन हो जाना। ठोस से गैस में। ठोस से जो है कि डायरेक्ट किस में बदल जाएगा, ठोस से डायरेक्ट जो है कि आपको गैस में बदल जाएगा। इसी विधि को हम लोग ऊर्ध्वपातन विधि के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। किस विधि के नाम से जानेंगे? इस विधि को ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन विधि के नाम से जो है कि आपको जानेंगे। जरा देखिएगा ऊर्ध्वपातन क्या बोल रहा है। ऊर्ध्वपातन बोल रहा है कि ऐसा पदार्थ जिसमें जो है कि आपको गर्म करने पर वो सीधा किस रूप में, सीधा जो है कि द्रव अवस्था में आए बिना देखिएगा, आए बिना लिखा हुआ है, आए बिना गैस अवस्था में जो है कि आपको बदल जाता है, उसे ही क्या करते हैं, उसे ही हम लोग ऊर्ध्वपातन कहते हैं। मतलब कहने का मतलब कोई सॉलिड है, सॉलिड को अगर हम टेम्परेचर में जैसे ही आया ना, ये टेम्परेचर में जैसे ही आया तो सॉलिड के बाद तो गैस बन रहा था ना, ये गैस न बन के डायरेक्ट क्या बन जाएगा, सॉरी, ये सॉलिड के बाद द्रव। जो है कि आपको द्रव बन रहा था ना, द्रव न जी। बन के डायरेक्ट क्या बन जाएगा, द्रव गैस न बन बन। के डायरेक्ट जो है कि आपको गैस जो है कि आपको बन जाएगा। इसी विधि को हम लोग क्या कहते हैं, इसी विधि को हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन जो है कि आपको कहते हैं। आइएगा आगे बात करते हैं। आइएगा, इससे जो है कि आपको ठंडा करने पर जो है कि आपको द्रव अवस्था में आए बिना जो है कि आपको ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। इसका उल्टा क्रम है कि वो ऐसा विधि बताइए जो गैस से डायरेक्ट जो है कि आपको किस में आ जाए, गैस से डायरेक्ट आएगा तो पहले द्रव में आएगा। ऐसा बोल रहा है कि द्रव में ना आए, गैस से डायरेक्ट इसको ठंडा करेंगे तो किस रूप में आ जाए, डायरेक्ट आ जाए सॉलिड के रूप में, ठोस के रूप में जो है कि आपको आ जाए। इसको क्या कहेंगे, तो इस विधि को कहेंगे अवसादन जो है कि आपको कहेंगे। क्या कहेंगे?
अवसादन जो है कि आपको कहेंगे। कोई दिक्कत? आगे सुनिएगा। कपूर, इसका ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल है, बहुत सारा पूछता है। कपूर के बारे में पूछेगा, आयोडीन के बारे में पूछेगा, अमोनियम क्लोराइड के बारे में पूछेगा, नेप्थलीन, ये सब किसका एग्जाम्पल होगा? ये सब एग्जाम्पल होगा किसका? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल होगा। 8 तारीख वाला 7 तारीख वाला एग्जाम में जो है कि आपको आ चुका है ये क्वेश्चन। 7 तारीख वाला एग्जाम में ये क्वेश्चन बिहार पुलिस में आ चुका है। ऊर्ध्वपातन से सवाल जो है कि आपको आ चुका है। कोई दिक्कत है? नहीं सर। चलिएगा। तो ठोस से डायरेक्ट गैस बनना क्या कहलाता है? ठोस से डायरेक्ट गैस बनना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। और गैस से डायरेक्ट ठोस बनना क्या कहलाता है? नीचे लिखा अवसादन लिखा हुआ है। क्या लिखा? अवसादन जो है कि आपको लिखा है। क्या लिखा है? अवसादन सर लिखा वो जो है। तो विक्स गैस वगैरह से, होता है वो इसमें आएगा हाँ, क्या? क्या विक्स वो वगैरह? वो भी सर उड़ जाता है ना सर, विक्स हाँ, तो वगैरह जो जो। उड़ेगा, तो जो उड़ेगा ठोस से अगर उड़ जा रहा होगा तो सब का सब जो है कि आपको आएगा। अब उड़ने वाला आप खोजिए बैठ के कौन कौन उड़ता है ना? ये जो पूछता है हम आपको लिख दिए। कपूर पूछता है, आयोडीन पूछता है, अमोनियम क्लोराइड पूछता है, नेप्थलीन पूछता है। ये चारों पूछता है, लिख दिए हम, है ना? लिख दिए। अब इसके बाद खोजिए, बहुत सारा ऐसे आदि लिखा हुआ। आदि का मतलब होता है ETC, बहुत सारा। बहुत सारा में खोजते रहिए। जो है कि ठोस से डायरेक्ट वाष्प में बन जाएगा वो सब जो है कि किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन का एग्जाम्पल जो है कि आपको हो जाएगा। और गैस से डायरेक्ट जो है कि द्रव में ना परिवर्तन होकर डायरेक्ट सॉलिड में परिवर्तन हो जाएगा, क्या कहलाएगा? अवसादन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अवसादन जो है कि आपको सर कहलाएगा। ये इसका गैस से किसके एग्जाम्पल रूप क्या में? होगा अवसादन अच्छा, का? इसका जो है कि आपको एग्जाम्पल जो है कि आपको, इसका एग्जाम्पल जो है कि आपको गैस से डायरेक्ट जो है कि आपको ठोस बनता है ना? ठोस बनता है। गैस से डायरेक्ट ठोस बनेगा। इसमें क्या बोलेंगे इसको? इसका एग्जाम्पल याद तो नहीं आ रहा है अभी, देखना पड़ेगा इसका एग्जाम्पल क्या होता है। गैस टू सॉलिड, बता रहे हैं। कितना देर तक हो गया था? आधा घंटा हो गया ना? हाँ, आधा घंटा हो गया। बहुत कुछ निकल गया होगा। हाँ, इसमें बोल रहा है नाइट्रोजन का गैस जो होता है ना, नाइट्रोजन लिक्विड जो होता है वो गैसीय फॉर्म में होता है। और जैसे ही वायुमंडल में जैसे ही आता है ना, तो वो जो है कि आपको सॉलिड जो है कि स्ट्रक्चर में जो है कि आपको जहां पड़ेगा वहां सॉलिड जो है कि बर्फ के रूप में जो है कि आपको जम जाएगा, है ना? बर्फ के रूप में क्या हो जाएगा? जम जाएगा। ठीक है, ये जो है कि आपको बता रहा। ठीक है, ये जो है कि आपको बता रहा। ठीक है, आगे चले, आगे बात करते हैं। अब जरा देखिएगा, यहाँ पर तो हमने आपको लिख दिया है। इस अवसादन को भी हम लोग क्या कहते हैं? इस जो है कि आपको डायरेक्ट गैस से किसके रूप में बन रहा है? गैस से जो है कि आपको ठोस के रूप में जो है कि आपको बन रहा है। यहाँ पर जगह खाली होगा, एक स्ट्रक्चर बनाइए तो जरा, जगह खाली होगा, बनाइए स्ट्रक्चर। यहाँ पे, यहाँ पे जगह खाली है, यहीं पे बना देते साइड में स्ट्रक्चर बना दे। यहाँ पे ये जगह खाली दिख रहा है? आइए जरा एगो बनाइए, आप लोग भी स्ट्रक्चर बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। आइए बना देते हैं। क्या हो गया इसको? अब इस पेज को फिर से रिफ्रेश करना होगा। कितना पेज हो गया सर? ज्यादा नहीं हुआ, अभी कम में होगा। अभी 12 पेज नंबर 12। क्या बोले? पेज नंबर अभी 12 पे होंगे सर। हाँ, तो स्क्रीन कट गया। उड़ गया। हाँ, ला रहे स्क्रीन कट गया तो ला रहे। आ रहा है स्क्रीन। आई संख्या बोल नहीं दिख रहा है क्लास में। आज बहुत काम है, सब बिहार पुलिस के एग्जाम देने जाए लगता है। कल गया हूँ। चला गया होगा। फिर जहाँ जहाँ होगा ना देखिए, वो चल गया होगा। ये ठोस है, ठीक है, ये ठोस हो गया। यस। यहाँ मॉलिक्यूल्स जो है कि आपको हटा देते हैं, ये द्रव हो गया। ठीक है,
ये जो है कि आपको गैस हो गया, इसको लिख देते हैं द्रव, इसको लिख देते हैं गैस। ठीक है, हो गया, लिख दिए तीनों। अब जरा आइएगा, अब जरा आइएगा हम क्या बोल रहे हैं जरा समझिएगा। इस जो है कि आपको देखिएगा, ये ठोस से क्या बना रहा है, ठोस से पहले बना रहा है गैस बना, द्रव बना रहा है, ठोस से द्रव बन रहा है। ठोस से क्या बन रहा है? द्रव। सबसे पहले ठोस है, एरो जो है कि आपको किसके तरफ है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, वो क्वेश्चन ठोस से फिक्स है द्रव इससे। के रूप में। ठोस से द्रव की तरफ एरो है, मतलब कि ठोस से बन रहा है द्रव। इस द्रव को बनने की प्रक्रिया को गलनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? गलनांक। गलन। गलनांक क्या कहेंगे? गलनांक कहेंगे। ठीक है, अब ये देखिएगा, हाँ गल जाएगा, ये गल जाएगा तो गलनांक हो गया। गल के ठोस से गल के द्रव में आ गया, गल जाएगा तो गलनांक है ना। या ये फिर द्रव है, द्रव्यनांक भी हो सकता है सर। आप द्रवनांक भी बोल सकते हैं, द्रवनांक भी कह सकते हैं गलनांक को, ठीक ना। ये द्रव है, ये द्रव से हम किसके तरफ ले जा रहे हैं एरो? ठोस। ठोस के तरफ। जैसे ही द्रव से ठोस बनेगा, ये हो जाएगा हिमांक। क्या हो जाएगा? हिमांक हो जाएगा, हिमांक हो जाएगा। ठीक है, हो गया। दो को पहले ही छापिए, उसके बाद चलते हैं द्रव से, चलते हैं किसके तरफ? द्रव है कोई मैटर, और द्रव से बना दिया गैस। क्या बना दिया? द्रव से बना दिया गैस। एरो गैस के तरफ है, याद रखिएगा, जिसके तरफ एरो बना रहा है वैसे ही एरो बनाइएगा। द्रव से गैस के तरफ चल रहे हैं, इसे हम लोग कहते हैं द्रव से गैस बनेगा तो बाष्पीकरण। क्या कहते हैं? बाष्पीकरण। ये सब ऊपर पढ़ा दिए हैं, बस खाली हम नीचे में आपका स्ट्रक्चर बना रहे हैं। पढ़ाए ना ऊपर में सब। कोई गैस है, गैस से जो है कि आपको बन रहा है, क्या बन रहा है? द्रव जो है कि आपको बन रहा है, गैस से द्रव बन रहा है, इसे हम लोग कहेंगे संघनन। क्या कहेंगे? संघनन। संघनन कहेंगे। क्या कहेंगे? संघनन कहेंगे। दो को हो गया। अब देखिएगा, अब जो है कि ठोस है, और ठोस से सीधे किसमें तब्दील कर देना है? ठोस से सीधे हम ले आ जाएंगे गैस में, तब्दील कर देंगे। ठोस से गैस में तब्दील कर देंगे, तब ऊर्ध्वपातन। फिर ठोस को मतलब फिर ठोस को एक बार गैस की तरफ ले। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन। एक जो है कि आपको गैस है, अब गैस से किसके तरफ ले चलेंगे? गैस से ले चलेंगे ठोस की तरफ ले चलेंगे, ठोस की तरफ ले चलेंगे। इसके क्या कहेंगे? इसके अवसादन कहेंगे। अवसादन, साधन। 6 गो यहाँ सवाल निकलता है, 6 गो में से कोई ना कोई एगो एग्जाम में पूछ जाएगा। बिहार दरोगा 75 1275 पीटी में भी सवाल था और मेंस में भी सवाल था। यहाँ से पीटी में भी सवाल पूछ लिया और मेंस में भी सवाल पूछ दिया, दोनों जगह इससे सवाल आ गया। 6 गो जो हम आपको लिखा है, ये 6 गो में से 2 गो सवाल दोनों जगह पूछ चुका है ना। बिहार दरोगा पीटी या बिहार दरोगा मेंस, है ना। अब 1275 में पूछा है और कहीं नहीं पूछा। जो गैस से द्रव बना है उसका क्या प्रोसेस लिखे हैं? संघनन। अच्छा, गैस से बनाया गया द्रव, गैस से द्रव बनाया है संघनन, है ना। संघनन, ये संघनन मतलब नहीं आपको एग्जाम्पल बताया है। संघनन मतलब कि आपको नहीं बताया है कि मतलब कि जब लगा दीजिएगा बाष्प जो है कि सब्जी बनाते समय जो है कि थाली झांप देते हैं तो थाली के ऊपर में जो है कि आपको, है ना, जो है कि आपको आ जाता है। क्या कहते हैं इसको? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन कह सकते हैं, है ना। कंडेंसेशन शायद कह सकते हैं। ठीक है, कंडेंसेशन कहेंगे इसको, है ना। ठीक है, हो गया। लिख दिए 6। इससे एगो सवाल फिक्स है खरहाल में, दरोगा में तो फिक्स है मानिए। लिख दिए होंगे तब आगे चलेंगे, हम लोग बात करेंगे आगे। बोलिएगा। हो गया है सर। ऊर्ध्वपातन हो गया, लिख दिए। चलिए लिख दिए तो कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अब क्या स्टार्ट करना है? परमाणु। क्या स्टार्ट करना है? परमाणु स्टार्ट करना है। आइएगा, इसको मिटा दे, हो गया तो। हाँ, मिटा दीजिए। जितना लोग छोड़ रहे हैं ना, फिर सबको दिक्कत होगा केमिस्ट्री में आगे चल के। क्या है कि सब बेसिक यहीं से निकलेगा। अब बेसिक कमजोर रहेगा तो फिर बाद में नहीं पता चलेगा कि अणु कहाँ से आया, परमाणु कहाँ से आया, तत्व कहाँ से आया, यौगिक कहाँ से आया, मिश्रण कहाँ से आएगा। बहुत दिक्कत होगा आगे चल के। सर मेरा क्लास था इसीलिए। तो क्लास है तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, ज्यादा थोड़ी निकला है। आधा घंटा तो निकला ही होगा, चाहे 1 पेज 2 पेज निकला होगा, ज्यादा थोड़ी निकलेगा। आज सैटरडे को क्लास
लगता है कंप्यूटर क्लास, इसलिए लेट हो गया। कंप्यूटर भी सीख रहे हैं तो अच्छी बात है, सीखिए। एडीसीए सर, एडीसीए कोर्स। अच्छी बात है। परमाणु की बात करेंगे, एटम की बात करेंगे। देखिएगा एटम किसको कहते हैं, जरा इसके बारे में समझिएगा। एटम की बात करेंगे, परमाणु जो है कि आपको परमाणु पदार्थ का जो है कि आपको रचनात्मक जो है कि आपको इकाई है। पदार्थ का क्या है, रचनात्मक जो है कि आपको इकाई, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पदार्थ की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। परमाणु जो है कि आपको कहेंगे एटम कहेंगे। यह जो है कि किसी तत्व का वह जो है कि आपको सूक्ष्मतम भाग होता है, मतलब कि किसी तत्व जो है उसका वह सूक्ष्मतम भाग है, वह जब सबसे छोटा भाग है जिसमें जो है कि उस तत्व की क्या हो, उस तत्व की रासायनिक गुण जो है कि उपस्थित होता है। मतलब कि कहने का मतलब कोई एक तत्व है इतना बड़ा, इसका वह छोटा से छोटा भाग, यह छोटा से छोटा भाग, ये क्या कहलाएगा, यही जो है कि आपको परमाणु कहलाएगा, है ना। क्या कहलाएगा, परमाणु जो है कि आपको कहलाएगा। और इसमें इस तत्व का क्या होगा, इस तत्व का गुण जो है कि आपको क्या होगा, मौजूद होगा, उपस्थित होगा, उसे ही क्या कहेंगे, उसे ही हम जो है आपको क्या कहेंगे, परमाणु जो है कि आपको कहेंगे, है ना। तो पदार्थ का संरचनात्मक इकाई क्या कहलाएगा, पदार्थ का संरचनात्मक इकाई ये जो है कि आपको कहलाएगा परमाणु जो है कि आपको कहलाएगा। और परमाणु किसी भी तत्व का जो है कि आपको उस तत्व का रासायनिक गुण उसके अंदर जो है कि मौजूद होगा कि नहीं होगा, उस तत्व का रासायनिक गुण जो है कि आपको मौजूद होगा, उसे ही जो है कि हम लोग परमाणु कहेंगे। अब आते हैं एटम या परमाणु, इसके बारे में देखिए ये क्या लिखा है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं हो, ये देखिएगा स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, बल्कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेती है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, उसे परमाणु कहते हैं। ये हम ऊपर में भी जस्ट आपको लिखे थे, कल भी ये चीज आप पढ़े होंगे कि पदार्थ की वह छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती हो, लेकिन वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या लेती हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हो, उसे हम लोग जो है कि आपको परमाणु कहते हैं। अणु क्या कहते हैं, अणु जो है कि आपको जब दो या दो से अधिक परमाणुओं का मिल के जो बना होता है, उसे प्रकृति को, वह प्रकृति में कौन सी अवस्था में, स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे ही हम लोग जो है कि आपको अणु कहते हैं। अणु जो है कि दो परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है, एक अणु का निर्माण होता है। ठीक है, समझ में आया, ये कल ही का बात है। ये परमाणु सर, परमाणु नहीं मतलब भाग ले सकता है, कोई भी अभिक्रिया में नहीं लेगा परमाणु ना। परमाणु भाग लेता है, कहाँ यहाँ नहीं लेता है कि नहीं लिया है, कहाँ लिखा है, यहाँ भाग लेता है। रासायनिक अभिक्रिया भाग ले सकता है, ले सकता है, ले सकता है, याद देखिए ले सकता है लिखा है, ले सकता है, ठीक ना। लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है, लेकिन अणु जो होता है ये स्वतंत्र अवस्था में होता है, लेकिन परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। इस बात को याद रखिएगा। पूछेगा निम्न में से कौन जो है कि पदार्थ का जो है कि आपको स्वतंत्र अवस्था में रहता है, अणु रहता है कि परमाणु रहता है, क्या रहता है, स्वतंत्र में अणु रहता है सर, अणु रहेगा, ठीक ना। अणु जो है कि आपको रहेगा, परमाणु स्वतंत्र में रह ही नहीं सकता, स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। दोनों सर अभिक्रिया में भाग ले सकता है सर, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों भाग ले सकता है ना, ले सकता है, अणु और परमाणु दोनों। हाँ, तो क्या ही दिक्कत है। ठीक है सर। H2O जो जल से किसी के साथ अभिक्रिया करते थे, H2 जो किसका बना हुआ है, तो ये अंतिम रूप से परमाणु का ही ना जो है कि बना हुआ अनुभाग है। H2 किसका भाग है, परमाणु का ही ना बना हुआ भाग है, अणु होगा, परमाणु से ही बना हुआ है ना। तो अंतिम रूप से अगर सबको तोड़िएगा तो अंतिम रूप से परमाणु के पास ही आपको जाना पड़ेगा, है ना। अंतिम रूप से किसके पास जाना पड़ेगा, अणु से भी छोटा कण जो होता है वो कौन होता है, परमाणु होता है ना। तो सबसे छोटा कण अगर पदार्थ का पूछ दे कौन होगा, अणु की परमाणु, परमाणु जो है कि आपको होगा, क्या होगा, परमाणु। लेकिन देखने में लग रहा है कि आपको बड़ा है, लेकिन है छोटा, है ना। अणु लग रहा है कि अणु देखने में लग रहा है, बोलने में छोटा है, सबसे छोटा यही होगा, अणु होगा, लेकिन नहीं, सबसे छोटा कौन होगा, सबसे छोटा होगा परमाणु होगा, ठीक ना, परमाणु होगा। कोई डाउट नहीं सर। चलिए आगे चलते हैं, बताइएगा। पता चल जाता है। डिफिनीशन तो यहाँ लिख ही है सबका, कल भी डिफिनीशन आपको बताए हैं, दो जगह डिफिनीशन लिख दिए है ना, दो जगह जो है कि आपको डिफिनीशन लिख चुके हैं। तो बताइएगा कि प्रकृति में जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, अणु होता है कि परमाणु होता है, परमाणु होता है। क्या बात है, सब कहानी बक देंगे तैयो जो है कि आपको सीता कौन है पता नहीं चल रहा है ना, निकल गया गलती से सर, सॉरी के जरा। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं, है ना। इसीलिए फिर से पूछे हैं कि जरा थोड़ा जानना चाहते हैं, तैयो हुए हाल है ना। इतना जो है कि क्रॉस होने के बाद भी हुए हाल रह गया, तो फिर क्या ही बोल सकते हैं इसमें। भारतीय जो है कि परमाणु विज्ञान की बात कर लेते हैं, परमाणु दर्शन की बात कर लेते हैं, परमाणु दर्शन। तो बताइए तो
है ना। बताइए तो फिर हम एक और सवाल जो है कि आपको पूछ ही लेते हैं अभी, है ना। बताइए बताइए कि वह कौन सा जो है कि चीज है, अणु है कि परमाणु है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु। परमाणु होगा। परमाणु स्वतंत्र होगा, अवस्था में ठीक। नहीं रहता है। हाँ, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है ना। तो सर अणु होगा ना सर। देखिए अब अणु हो जाएगा, देखिए फिर अब अरे वो परमाणु सर, यहाँ पढ़िए तो क्या सर लिखा है। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है ना सर। हाँ तो यहाँ, हाँ तो देखिए, परमाणु। यहाँ देखिए क्या लिखा है, पढ़िए इसको, परमाणु को पढ़िए जरा, आप ही पढ़िए तो, स्क्रीन को और जूम कर देते हैं जरा, पढ़िए तो, किसी तत्व को लीजिए जूम करिए, पढ़िए क्या लिखा है, पढ़िए तो परमाणु के बारे में। अच्छा हाँ पदार्थ सर। की वह सबसे छोटी अवस्था होती है, इकाई होती है, जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है बल्कि रासायनिक प्रक्रिया अभिक्रियाओं में भाग ले सकती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। बोले ना कि अभी फंसा देंगे, अभी फंसा ही दिए। स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। सारा कहानी हो चुका है, तैयो दिक्कत हो रहा है, कैसे हम बात करें अब, है ना। भगवान अब सर। इसके लिए अब क्लास में रहने के बाद भी क्लास में आदमी को ध्यान नहीं है तो फिर कैसे हो सकता है काम, है ना। आप ही यहाँ पर 3 बार क्रॉस किए अभी, और 3 बार में तीनों बार आप ही गलती साबित हो गए। 3 बार हम आपसे क्रॉस करके क्वेश्चन पूछे, तीनों बार आप ही गलती साबित हो गए। अब बताइए क्या ही करें। भारतीय जो है कि आपको दर्शन में परमाणु का क्या जो है कि आपको योगदान है, इसके बारे में जरा देखिएगा, है ना। इसके बारे में जरा समझ लेते हैं कि भारतीय दर्शन में परमाणु का क्या योगदान होने वाला है। भारतीय दर्शन से सृष्टि का मूल जो है कि आपको 5 पंचम जो है कि आपको मुहूर्त की संकल्पना जो है कि आपको की गई है, जिसमें 5 को जो है क्या किसको किसको माना गया है। पहला माना गया है वायु को, दूसरा माना गया है अग्नि को, तीसरा माना गया है जल को, चौथा माना गया है पृथ्वी को, और पांचवा किसको माना गया है, पांचवा आकाश को माना गया है। पांचवा जो है कि आपको आकाश को माना गया है। को द्रव की मूल मूल तत्व में जो है कि आपको माना गया है। द्रव का क्या माना गया है, द्रव का मूल इसका मूल तत्व। तत्व जो है कि आपको माना गया है। कौन गए 5 हो, जरा एक बार नाम बताइए 5 का। वायु अग्नि जल पृथ्वी और आकाश। हाँ, वायु है, अग्नि है, जल है, पृथ्वी है और आकाश जो है कि आपको होने वाला है। इस दार्शनिक जो है कि आपको परंपराओं की एक शाखा वैशेषिक दर्शन, आप हिस्ट्री में पढ़ रहे थे एशियंट में, वैशेषिक दर्शन के जो है कि आपको कौन थे वैशेषिक के, बताइए तो। कनाद। अब देख, चलिए वैशेषिक के कौन थे, कनाद थे ना। कनाद या उल्लू के। हाँ, कनाद या उलूक जो है कि कनाद आपको ही थे, होंगे। ठीक ना, कनाद जो है कि आपको थे, ठीक है। कनाद के द्वारा जो है कि यहाँ लिखा भी है, वैशेषिक दर्शन में कनाद ने सृष्टि के मूल जो है कि 4 तत्व जो है कि आपको दिए थे। 4 तत्व कौन था, एक वायु था, दूसरा अग्नि था, तीसरा जल था और चौथा पृथ्वी को स्वीकार किया था। लेकिन महर्षि कनाद ने अविभाज्य, है ना, सूक्ष्मतम जो है कि आपको कर्ण को क्या बताया, सूक्ष्मतम कर्ण को जो है कि आपको परमाणु जो है कि आपको बताया। परम जोर अणु, इसे ही जो है कि आपको क्या कहा गया, परमाणु कहा गया। किसके द्वारा परमाणु कहा गया, महर्षि कनाद के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। ये किसके द्वारा कहा गया, अविभाज्य कनाद बताए के थे। द्वारा जो है कि आपको कहा गया। अविभाज्य जो है कि आपको बताया, इसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है, वो सूक्ष्मतम कण है जिसको अविभाज्य है, इसको अब और ज्यादा विभाजित नहीं किया जा नहीं सकता है। किया उसे जा ही क्या बोलेंगे, उसे हम जो है कि आपको कहेंगे परमाणु। परमाणु कहेंगे। किसके द्वारा, कनाद के द्वारा बताया गया था। तो हमारा जो है कि इतिहास से हमारा साइंस का भी जो है कि तार यहाँ जुड़ रहा है, ठीक ना। अब आते हैं, इसी क्रम में एक डाल्टन साहब वैज्ञानिक थे, डाल्टन ने ही परमाणु का सिद्धांत दिया था। तो सबसे पहला किसका सिद्धांत देखेंगे हम लोग, डाल्टन का परमाणु डाल्टन। सिद्धांत देखेंगे, है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या बोलता है, जरा आइएगा जरा देखते हैं। 1803 ईस्वी में, कब की बात है, 1803 ईस्वी में ब्रिटेन का एक वैज्ञानिक था। कहाँ का वैज्ञानिक था, ब्रिटिश वैज्ञानिक जॉन डाल्टन। मतलब डाल्टन साहब जो थे ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1803 ईस्वी में पहली बार जो है कि आपको दार्शनिकता से जो है कि अलग होकर, है ना, वैज्ञानिक ढंग से परमाणु जो है कि सिद्धांत की व्याख्या किया। इससे पहले दर्शन शास्त्र पे व्याख्या हो रहा था ना, ऊपर में देखे तो हम लोग दर्शन शास्त्र पे कर रहे थे ना। अभी दर्शन शास्त्र से थोड़ा हट के ये जो है कि वैज्ञानिक ढंग से किसकी जो है कि व्यवस्था कर रहे हैं, तो ये परमाणु सिद्धांत की व्यवस्था जो है कि आपको कर रहे हैं। और इस सिद्धांत का प्रमुख बिंदु की बात करेंगे, डाल्टन साहब के द्वारा क्या क्या बिंदु दिया गया परमाणु के बारे में, जरा इसको आइए जरा समझ लीजिए कि डाल्टन साहब क्या क्या बोले थे इसके बारे में। देखिएगा, डाल्टन साहब परमाणु के बारे में क्या बोले कि सभी पदार्थों में अत्यंत सूक्ष्म कण से निर्मित होता है, उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग परमाणु कहते हैं। मतलब ऊपरे वाला बात को फिर से रिपीट कर दिया गया कि पदार्थ का वो अत्यंत सूक्ष्मतम कण, अत्यंत वो छोटा से छोटा कण जो निर्मित होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसे ही हम परमाणु कहते हैं। ये किसके द्वारा बोला गया, डाल्टन साहब के द्वारा बोला गया, पहला स्टेप था। दूसरा क्या बोला गया डाल्टन साहब के द्वारा, जरा सुनिएगा। किसी एक तत्व के सभी परमाणु का आकार
साइज और द्रव्यमान मतलब मास तथा रासायनिक गुण समान होता है। क्या बोले? ये बोले कि कोई भी अगर तत्व को उठाएंगे, है ना, दुनिया का कोई भी तत्व को अगर उठा लेते हैं तो उसका परमाणु का आकार मतलब उसका साइज, परमाणु का द्रव्यमान मतलब उसका मास और उसका रासायनिक गुण क्या होगा? उसका रासायनिक गुण जो है कि आपको समान होगा। ये किसके द्वारा बताया गया? दोनों बात, दोनों बात पर इसके ये जॉन डाल्टन के अनुसार। डाल्टन के द्वारा जो है कि बोला गया। तीसरा नंबर का डाल्टन साहब क्या बोले? बात जरा सुनिएगा। तीसरा बात क्या बोलते हैं डाल्टन साहब? तीसरा बात बोलते हैं कि परमाणु अविभाज्य है, मतलब इसको कोई विभाजित नहीं किया जा सकता है, एवं अविनाशी है। अविनाशी का मतलब होता है कोई इसको नाश नहीं करना, ये जो है कि नाश नहीं होने वाला है। अर्थात परमाणु ना तो, है ना, निर्मित किया जा सकता है और ना ही जो है कि आपको निर्मित किया जा सकता है, ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही इसे क्या किया जा सकता है? नष्ट किया जा सकता है। ये तीनों का तीनों बात जो है कि किसके द्वारा? तो ये तीनों का तीनों बात जो है कि आपको डाल्टन साहब के द्वारा जो है कि बोला गया। सबसे पहला बात बोला गया डाल्टन साहब के द्वारा कि पदार्थ का वह अत्यंत सूक्ष्म कण जो निर्मित होता है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है कि हम लोग परमाणु कहते हैं। पहला नंबर बात। दूसरा नंबर बात इनके द्वारा बोला गया कि जो किसी भी तत्व के परमाणु का आकार जो होता है, उसका साइज होता है, उसका मास होता है और उसका रासायनिक गुण होता है, वो सब क्या होता है? सब जो है कि आपको समान होता है। और तीसरा बात बोले कि इसको न तोड़ा जा सकता है, ना इसको अविभाज्य किया जा सकता है, ना इसको समाप्त किया जा सकता है। परमाणु ऐसा चीज है, ना तो इसको निर्मित किया जा सकता है, ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है। ये तीनों का तीनों बात किसके द्वारा बोला गया? ये तीनों तो का ये तीनों बात सर जो है कि डाल्टन के द्वारा बोला गया। हाँ बोलिए। जलता जो है सर, मतलब हाइड्रोजन हीलियम में सर, तो वो बदल जाता है ना, एक तरह से नष्ट हो गया ना हाँ, सर। तो या नष्ट फिर हो गया तो फिर पटाखा वगैरह नष्ट छोड़ते हैं तो नष्ट होकर जो है कि ऊर्जा की प्राप्ति न जो है कि आपको कर रहा है। इसको जो है कि आपको क्या, तो ये जो है कि आपको हाइड्रोजन का निर्मित होता है क्या? हाइड्रोजन निर्मित नहीं होता है। उसी से जलने से न जो है कि ऊर्जा की प्राप्ति होती है। हाइड्रोजन बनते रहता है, फिर जलते रहता है, फिर बनते रहता है और फिर जो है कि आपको बनते रहता है। न नष्ट हो सकता है, ना निर्मित हो सकता है ना। यही बात तो बोला गया। आगे इनमें कुछ दोष भी होगा जो है कि आगे जो बात करेंगे हम लोग, है ना। बहुत सारे वैज्ञानिक पे यहाँ पे चर्चा करेंगे, जो बहुत सारा वैज्ञानिक क्या क्या अपना कथन बोला था। बोलिए। सर, तो फिर रासायनिक परिवर्तन कैसे हो जाएगा सर? रासायनिक परिवर्तन तो वो वही तो चीज बात। नहीं बदलेगा तो? क्या बोले? नई बात समझ रहे हैं? आपकी बात को फिर से रखिए, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? सर जैसे चेंज हो जाता है ना सर रासायनिक तो परिवर्तन में, चार कागज को हाइड्रोजन जला नाभिक मिल देंगे। के ना एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है और बहुत उसके लिए दिक्कत टेम्परेचर की आवश्यकता ना होती है। होता है मैम। उसके लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होता है। चार हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है सूरज में, है ना। सूरज में क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है ना। नाभिक मिल के जो है कि आपको हीलियम नाभिक का निर्माण जो है कि आपको करता है, न कि इसका नष्ट थोड़ी ना हो रहा है। सर बोले सूक्ष्म जीव को जो सूक्ष्म जीव मतलब कि वो छोटा से छोटा जो है कि आपको कण जो एकदम सूक्ष्म हो, जिसको नंगी आंखों से नहीं देखा जा सके, समझ है गए ना। सर। ठीक ना। एग्जाम्पल जी में सर। कैसे सर? एग्जाम्पल में सूक्ष्म जीव में क्या एग्जाम्पल में कहते मतलब हाइड्रोजन का मतलब छोटा से छोटा कण, है ना। वही जो है कि आपको सूक्ष्म जो है कि आपको कहलाएगा, है ना। आपके जो है कि शरीर का वह छोटा से छोटा कण जो आपके शरीर से नोच लिया जाए, है ना, वही जो है कि आपका सूक्ष्मतम कण कहलाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हंसने वाला अगला है परमाणु। हाँ क्या? कोई हंस रहा है? मेरा क्वेश्चन कोई खराब थोड़ी ना था सर। अरे तो वही तो बात हम आपको समझाए, आपको समझ में नहीं आ रहा था तो वही हम आपके आपके शरीर का पूरा ढंग है ना बनाया हुआ, पूरा शरीर है ना, तो वह छोटा से छोटा कण जो आपको निकाल भी लिया जाए, कोशिका जो आपके सर। शरीर का जो है कि आपको, है ना, जी कोशिका, सर। एगो सेल निकालेंगे, है ना, एगो सेल निकालने के लिए तो बिल्कुल एगो सेल निकाल लेंगे, वो छोटा छोटा कण जो है कि आपको हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। आगे चलते हैं, परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर लेते हैं। क्या है परमाणु की संरचना? इसको जरा देखिएगा। 19वीं शताब्दी में लगभग जो है कि 19वीं शताब्दी के अंत तक परमाणु के सभी पदार्थों का, है ना, मौलिक और अविभाज्य कण जो है कि माना जाता था। मतलब कहा जाता था कि परमाणु जो है ना, ये मौलिक है और ये अविभाज्य कण है। परंतु जे थॉमसन साहब आए। कौन आए? जे थॉमसन साहब आए और नेक्स्ट जो है कि रदरफोर्ड आए और नील्स बोर आए और जेम्स चैडविक आदि वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग कर परमाणु को अविभाज्य की संकल्पना को गलत सिद्ध कर दिया। मतलब अब ये वैज्ञानिक लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कि ये जो बोला गया इससे पहले कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता है, ये गलत बात है, इसको तोड़ा जा सकता है। ये सब वैज्ञानिक कौन आएंगे? तो पहला जे थॉमसन है, दूसरा रदरफोर्ड है, तीसरा नील्स बोर है, चौथा चैडविक है। ठीक ना। आदि बहुत सारे वैज्ञानिकों ने जो है कि आपको इस चीजों को जो है कि गलत सिद्ध कर दिया और विभिन्न मॉडलों के आधार पे परमाणु संरचना की व्याख्या की।
की गई और परमाणु के आंतरिक जो है कि भागों में अत्यंत जो है कि अपरूपता का जो है कि आपको कणों की जो है कि उपस्थिति को जो है कि आपको सिद्ध किया गया कि इसके अंदर अत्यंत जो है कि अन्य जो है कि अपरमाणविक जो है कि परमाणु आपको क्या होता है, अपरमाणविक जो है कि आपको कण जो है कि आपको अच्छी होने वाले उपस्थिति है ना। हाँ, उपस्थिति जो है कि आपको होने वाले हैं। और यहीं से खोज किया गया इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज थॉमसन, जे थॉमसन ने खोज किया था। प्रोटॉन का खोज किसने किया था? प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन, गोल्डस्टीन ने किया था। जबकि न्यूट्रॉन की खोज की बात करेंगे, न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था? 7 तारीख वाला एग्जाम में आ चुका है, 7 अगस्त में आ चुका है बिहार पुलिस में। आगे आने वाले में भी आ सकता है सवाल, इस बात को याद रखिएगा, है ना। अब देखेंगे इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन पे ये निगेटिव चार्ज, ऋण आवेशित चार्ज जो है कि आपको होता है। प्रोटॉन पे चार्ज की बात करेंगे, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन की चार्ज का बात करेंगे, यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? नो चार्ज होगा। यहाँ पे कोई चार्ज जो है कि आपको नहीं होता है, कोई चार्ज जो है कि आपको नहीं होता है। और वही इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान या मास की बात कर लेंगे। मास कितना होता है? तो 9.1 गुना 10 के पावर कितना? 10 के पावर जो है कि आपको 31 किलोग्राम है। क्या है? केजी में दर्शाया गया है। कितना में? केजी में जो है कि आपको दर्शाया गया है। और उसके बाद बात करेंगे किसका? प्रोटॉन का चार्ज। यहाँ पे देखिए तो कितना दिया है प्रोटॉन का चार्ज? 1.67। 1.6725 हाँ, गुना 10 के पावर जो है कि कितना? 10 के पावर -27 किलो दिया गया है। और 1.6745 गुना 10 के पावर कितना? 10 के पावर -27 किलोग्राम जो है कि आपको दिया गया है। तो अगर हम लोग बात कर ले सबसे अधिक जो है कि भार की बात कर ले, तो भार सबसे अधिक किसका होगा? सबसे अधिक भार सबसे अधिक भार सर, तो सबसे कम वाला को देखिए, सबसे कम वाला कौन दिख रहा है? 1.6748 दिख रहा है ना। ये तो जो है कि 4875 से ज्यादा ना है, 75 से 25 यही से है ज्यादा ना है सर, 48। तो सबसे न्यूट्रॉन सबसे ही हो ज्यादा जो है कि जाएगा। आपको प्रोटॉन है ना। का ना हो गया। प्रोटॉन का जो है कि आपको सबसे ज्यादा होगा। और प्रोटॉन नहीं के बाद सर, जब जो है कि आपको न्यूट्रॉन। हाँ, कहाँ पे देखे तो सर गलती ये कर रहे हैं क्या? -24 है, 27 है, पहले ये ना है बताइए। सर, और ये अच्छा, ये -24 ना है। -24 हो थोड़ा ना तो होगा, माइनस से कम तब तो ठीक है। बड़ा तब तो हम ही गलती बोल दिए, ठीक है हम ही। तो सबसे ज्यादा जो है कि सबसे कम किसका हो जाएगा? सबसे कम न्यूट्रॉन का हो जाएगा, होगा। ओकरा बाद तब प्रोटॉन का हो जाएगा, और तब सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? तब इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। तो भार की बात करेंगे, भार को अगर दर्शाएंगे तो सही दर्शाया है। न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, तब इलेक्ट्रॉन है। सही है, यस सर। सही है। चलिएगा आगे चलते हैं। अब आएंगे थॉमसन साहब, आएंगे अपना मॉडल को प्रस्तुत करेंगे। सर जब ये सब जो है कि उल्टा भार हाँ हो गया सर, ये हाँ, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान का उल्टा जो है कि आपको भार जो है कि आपको उल्टा हो गया। द्रव्यमान है ना, ठीक है यहाँ जो है कि आपको क्या दिया है? भार जो है कि आपको दिया, तो उल्टा नहीं हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा ये हाँ, द्रव्यमान न्यूट्रॉन का हो जाएगा और भार हाँ, सबसे न्यूट्रॉन कम का होगा। इलेक्ट्रॉन का। हाँ, इलेक्ट्रॉन का होता। ठीक तो है। तो कहाँ है गलती इसमें दिया? लिखे हैं 10 के पावर -24 या 27 है। -24 वाला बड़ा हो जाएगा, चौबीस है, 24। 24 किलो, ठीक ना। यही बड़ा है। यहाँ भी शायद अब जो है कि 27 से देखिए होना चाहिए। 27 रुके, तो कॉपी एक बार चेक कर ले हम भी कितना दिया। ऐसे कि लूसेंट में दिया है दोनों जगह हाँ, तो यहाँ पे भी -24 सब्जेक्ट ग्राम। 27 है ना। ग्राम में जो है कि आपको होगा, ठीक है। यहाँ किलोग्राम में वहाँ ना, पर तो ग्राम 27 में है, दिया, ठीक है। हाँ है तो ना, वही बोल रहे 27 है हैं। ये, ठीक है। 27 है, फिर भी किलोग्राम सर में है। यही सर बड़ा होगा हाँ द्रव्यमान में, क्योंकि 6748 है यहाँ पे, वहाँ हाँ, 6748 6725 है, है। ठीक जी तो है। सर, तो यही बड़ा 6748 है, है। तो ये बढ़ाना है। तो ये जी तो सर। आपको ये बढ़ा, ठीक तो है ना। ये किलोग्राम में है। अगर 24 कर देंगे तो फिर किसमें हो जाएगा? 24 कर देंगे तो फिर ग्राम में हो जाएगा, ठीक ना। ग्राम में। ग्राम ग्राम में हो में जाएगा जाएगा। आपको आ जाएगा। 3 सब में घटा देंगे, तो यहाँ 31 है ना, तो यहाँ 3 कर देंगे तो 31 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? 28 28 हो 28 जाएगा। ना हो जाएगा, घटाओ नहीं आता है। 28 ना होगा, 28 जो है कि आपको ग्राम में ना हो जाएगा। यहाँ पर 27, यहाँ 3 माइनस कर देंगे तो 24 जो है कि आपको क्या हो जाएगा? 24 ग्राम में हो जाएगा। 24 और यहाँ पर भी जो है कि आपको यहाँ पर भी 24 जो है कि 24। आपको ग्राम में भी हो जाएगा, ठीक ना। ग्राम में हो जी जाएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला, इससे पहले हम लोग देखे थे, किसका देखे थे? डाल्टन साहब का सिद्धांत देखे थे। अब किसका सिद्धांत देखना है? परमाणु मॉडल। अब थॉमसन देखना है का। थॉमसन साहब का। किसका देखना है? थॉमसन का जो है कि आपको देखना है। डाल्टन को हम आपको दिखा दिए, अब थॉमसन का देखना है, थॉमसन का क्या क्या दिया है। अब आएगा कौन आएगा? जे थॉमसन साहब आएंगे। कौन आएंगे? जे थॉमसन आएगा। जे थॉमसन ने
परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु को जो है कि एक धन आवेशित कहा है। एक धन आवेशित मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है कि आपको गोला कहा है, जिसमें जो है कि परमाणु निर्माण जो है कि आपको क्या होता है, प्रोटॉन से मिलकर जो है कि बना होता है। और ऋण आवेशित जो है कि आपको कण को क्या बताया है, ऋण आवेशित कण को इलेक्ट्रॉन बताया, जो गोले में विभिन्न रूप से क्या होता है, बिखरा होता है। और इसी के द्वारा जे थॉमसन के द्वारा एक मॉडल दिया गया, जिस मॉडल को कहा गया तरबूजा मॉडल। कौन सा मॉडल? तरबूजा मॉडल। तरबूजा मॉडल, तरबूजा खाया कि नहीं? तो यस इनके सर। द्वारा जो बोला गया कि जो तरबूजा का जो बीज होता है, जो तरबूजा के अंदर कहीं कहीं बिखरा होता है, उसको ये क्या बता दिया, उनको ये बता दिया क्या है कि इलेक्ट्रॉन है, ये चक्कर काट रहा है। क्या है? इलेक्ट्रॉन जो है कि ये चक्कर जो है कि आपको काट रहा है तरबूजा के अंदर। ये तरबूजा मॉडल जो है कि आपको जे थॉमसन के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। एक बार और पढ़ देते हैं, समझ में आ जाएगा सारा कुछ क्या बोल रहा है। जरा देखिएगा, जे थॉमसन के द्वारा जो है कि आपको परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु एक धन आवेशित है, मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा। परमाणु क्या होने वाला है? परमाणु जो है कि एक धन आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज का गोला होने वाला है, जिसमें प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन से मिलकर जो बना होता है। इसमें न्यूट्रॉन की चर्चा इन्होंने नहीं किया है। देखिएगा, यहाँ पे न्यूट्रॉन की चर्चा हो रहा है, यहाँ पे न्यूट्रॉन की चर्चा नहीं किया है। प्रोटॉन से मिलकर जो है कि बना होता है। और ये ऋण आवेशित जो होता है वो क्या होता है, ऋण आवेशित जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो गोला में क्या होता है, गोला में बिखरा होता है। तो ये दाना दाना जो बिया होता है तरबूजा में, ये किसके रूप में जो है कि इन्होंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन किसके रूप में, बिया को इलेक्ट्रॉन के रूप में, इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है कि आपको दर्शा दिया। इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज, जरा बताइएगा, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज? ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव होगा, निगेटिव में चार्ज होता है, निगेटिव। निगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, निगेटिव चार्ज होता है। दोनों इसके अंदर ही बताया ये। हाँ, मतलब कहने का मतलब है केंद्रक नहीं बताया इन्होंने, केंद्रक अभी तक नहीं बताया है, केंद्रक की यहाँ पे चर्चा नहीं किया है, दोनों अंदर यहाँ ही है पर सर। केंद्रक की चर्चा नहीं किया है। तो बिल्कुल, तो केंद्रक में ना, अंदर में ना होता है सबका सब, ये बाहर में कहाँ होता है? केंद्रक के अंदर में ना जो है कि P+N जो है कि मिलकर बना होता है। P+N प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्रक होता है, और उसके बाहर में चक्कर जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि काटते रहता है। यहाँ पर इन्होंने बताया केंद्रक की कोई चर्चा नहीं किया। यहाँ पर ये बताया कि ये जो है कि प्रोटॉन का बना हुआ है पूरा, और ये प्रोटॉन के अंदर में बिखरा हुआ पदार्थ जो है वो क्या होने वाला है, वो जो है कि आपको इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको होने वाला है, जो तरबूजा मॉडल के आधार पर बताया। इन्होंने केंद्रक की कहीं चर्चा नहीं किया है, इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए आगे, ठीक है, आगे चलिए। बहुत टफ है ये सब समझना, है ना। 11, 9, 10, 11, 12 नहीं पढ़े होंगे तो बिल्कुल ही उड़ जाएगा फिर, है ना। लेकिन कोशिश कर रहे हैं समझाने का, ठीक ना, समझाने का। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार, है ना, परमाणु एक तरबूजे के समान है। अभी तरबूजा मॉडल बताया था ना, कि किसने बताया? थॉमसन ने बताया तरबूजा मॉडल। परमाणु जो है कि किसके समान है? तरबूजा के समान है। अंततः इस सिद्धांत को तरबूजा सिद्धांत भी जो है कि आपको कहते हैं, क्या कहते हैं? जे थॉमसन का सिद्धांत को तरबूजा सिद्धांत के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। इनके अनुसार जो है कि तरबूजा का लाल जो भाग होता है, वो लाल भाग किसका बना है? लाल भाग जो बना है प्रोटॉन का बना है। और जो उसके अंदर करिया बीज है, वो बीज किसका है? इलेक्ट्रॉन का होने वाला है। इलेक्ट्रॉन के रूप में जो है कि आपको बिखरा हुआ है। ये किसने बताया था? ये बता दिया किसने? जे थॉमसन साहब ने बता दिया। किसने बता दिया? जे थॉमसन साहब ने बता दिया। लेकिन थॉमसन साहब जब बताए तो इनके भी दोषों में कुछ कमियां देखने को मिली। अब इनके थॉमसन के परमाणु मॉडल की कमियां देख लेते हैं कि इनके क्या क्या कमियां रह गई कि इनका सटीक नहीं बैठ पाया, है ना। कमी आखिर रह क्या गया? तो सबसे पहले थॉमसन के परमाणु मॉडल में क्या देखते हैं, कमियां को देख लेते हैं, क्या क्या इनके अंदर कमियां क्या रह गई, ठीक ना। देखिएगा, पहला कमी क्या बताया, पहला कमी क्या बता रहा है, इसके परमाणु मॉडल में नाभिक की चर्चा कोई नहीं किया गया। अभी बताया ना कि नाभिक का कोई चर्चा नहीं हुआ था, देख रहे हैं, आ गया। नाभिक का कोई उल्लेख किया गया था थॉमसन साहब के परमाणु मॉडल में? नहीं किया। नहीं। थॉमसन साहब के परमाणु मॉडल में न्यूक्लियस की चर्चा नहीं की गई थी। जो ऊपर आप देखे हैं तरबूजा मॉडल, उसमें कहीं पे आपको कोई चर्चा नहीं की गई थी, है ना। उल्लेख नहीं था इसका, न्यूक्लियस का कोई उल्लेख नहीं था। इस मॉडल की जो है कि परमाणु की स्थिरता समझने में जो है कि क्या था, असफल था। मतलब परमाणु क्या स्थिरता है, इसके बारे में समझाने में क्या हुआ, समझाने में ये असफल हो गया। इन्होंने अच्छा से नहीं समझा पाया। उसके बाद थॉमसन ने अपने परमाणु मॉडल में यह भी नहीं समझा सके कि परमाणु
में धन आवेशित किस प्रकार और ऋण आवेशित कणिका इलेक्ट्रॉन जो है कि अपने में जो है कि अंतर्निहित जो है कि आपको रहता है। इहो जो है कि बोल दिए क्या कि पूरा का पूरा फेटाइल रहता है, सही ढंग से ये क्रिएट नहीं कर पाए कि धन आवेशित कहाँ और ऋण आवेशित कहाँ। इसके लिए इनका परमाणु मॉडल क्या हो गया, इनके लिए इसका परमाणु मॉडल जो है कि आपको फेल हो गया। ठीक है, अब अगला वैज्ञानिक आएगा जिस वैज्ञानिक का नाम होगा रदरफोर्ड। कौन होगा अगला जो आएगा? रदरफोर्ड आएगा। देखिएगा रदरफोर्ड साहब अब क्या क्या बोलते हैं, जरा इनके बारे में भी जरा समझ लेते हैं। इससे पहले हम लोग जो है कि जे थॉमसन का देखे थे परमाणु मॉडल, और रदरफोर्ड का देखते हैं परमाणु मॉडल क्या बोले। रदरफोर्ड वर्ष 1911 में कब आए थे? वर्ष 1911 में। कब? वर्ष 1911 में रदरफोर्ड ने सोने पर निर्मित जो है कि अत्यंत एक पतली परत पर जो है कि किस कणों का बौछार किया? एक अत्यंत सूक्ष्म पतली जो है कि आपको सोने की परत पर अल्फा कणों का जो है कि बमबारी कर दिया है ना, बिछड़ाव कर दिया है ना। बौछार करने पर यह अपने जो है कि प्रयोग के आधार पर कुछ निष्कर्ष प्रस्तुत किए जो निम्न है। मतलब कि कहने का मतलब है कि एक पतली सी परत लिए, किसका परत ले रहे हैं? पतली सी सोने का परत ले रहे हैं, और सोने का परत पे जो है कि किस कणों का बमबारी कर रहे हैं, किस कणों का बौछार कर रहे हैं? अल्फा कणों का। अल्फा कणों का यहाँ पे जो है कि आपको बौछार ये कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? ये रदरफोर्ड साहब के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? रदरफोर्ड के द्वारा किया गया। देखिएगा क्या होता है। यही जो है कि सोने का क्या है, सोने का एक प्लेट है, गोल्ड प्लेटेड है, और इस पे कौन सा कण मारा गया? तो रेडियो एक्टिव कण है, जो अल्फा कण है, इसको जो है कि प्रक्षेपित किया गया ना। तो इसमें देखा गया कि इस जो है कि कण जो है इस सतह को पार करके कुछ जो है कि इधर आ जा रही है, और कुछ कण जो है कि आपको उल्टे डायरेक्शन में भी जो है कि आपको चला जा रहा है ना। प्लेट के उल्टे डायरेक्शन में भी जो है कि कुछ कण जो है कि आपको चला आ जा रहा है, और इसी के आधार पर इन्होंने कुछ जो है कि आपको व्याख्या किया, और व्याख्या करने के हिसाब से कुछ अपने बातों को रखा। सबसे पहला नंबर बात क्या रखा है इन्होंने, आइएगा जरा दिखाते हैं। पहला बात रदरफोर्ड ने क्या रखा है? रदरफोर्ड ने पहला बात बताया कि अधिकतर जो अल्फा कण होते हैं जो अपने मार्ग से क्या होते हैं, अपने मार्ग से जो है कि आपको विक्षेपित हुए बिना सोने के निर्मित जो है कि परत से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये सोने का परत है ना, तो इनको जो है कि कहना था कि टकरा के वापस आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये कण को क्या कर दिया, पार करके जो है कि इस पार आ गया। दिख रहा है ना आपको, पार कर दे रहा है, ये देख रहा है ना, ये पार कर दे रहा है। तो पहला बात इन्होंने कहा, क्या कहा? पहला बात कहा कि अधिकतम अल्फा कण जो होते हैं, अधिकतर अल्फा कण जो होते हैं अपने मार्ग को क्या करते हैं, विक्षेपित करते हुए बिना जो है कि आपको मुड़ते बिना हुआ, यह जो है कि आपको क्या होता है, बाहर जो है कि आपको निकल जाता है, इससे जो है कि आपको बाहर चला गया। इसलिए यह निष्कर्ष देखा गया कि परमाणु के भीतर भी अधिकांश भाग क्या होती है, अधिकांश भाग खोखली होती है। ये खोखली वाला भाग, ये सिद्धांत किसने दिया था, किसने बोल रहा है खोखली वाला सिद्धांत? रदरफोर्ड साहब बोल रहे हैं। पहला बात तो ये रदरफोर्ड ये बोल दिए। दूसरा क्या बोले रदरफोर्ड, जरा इसको भी आइएगा, जरा देखते हैं दूसरा बात इन्होंने क्या बोला। आइएगा, दूसरा बात इन्होंने बोला कि बहुत कम जो है कि आपको संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हुए, अपने मार्ग से विक्षेपित हुए। देखिएगा कुछ कण इधर की ओर जा रहा था और कुछ कण इधर की ओर जा रहा था, अपने मार्ग से विक्षेपित हुआ कि नहीं हुआ? सो बताइए, हुआ कि नहीं हुआ? हो रहा है ना, अपने मार्ग से कुछ जो है कि आपको विक्षेपित हो रहा है। तो यही बोल रहे हैं कि बहुत कम जो संख्या में अल्फा कण अपने मार्ग से क्या हो गया, अपने मार्ग से विक्षेपित हो गया, जिसमें निष्कर्ष निकाला कि परमाणु जो है कि आपको क्या है, परमाणु धन आवेशित का कुछ भाग जो है कि आपको बहुत कम होता है, बहुत कम जो है कि आपको धन आवेशित का कुछ भाग होता है। क्या बोला है? परमाणु के धन आवेशित भाग बहुत कम होते हैं। ये जो है कि आपको रदरफोर्ड के द्वारा दूसरा कथन बोला गया। तीसरा नंबर का बात क्या बोला गया रदरफोर्ड के द्वारा, जरा सुनिएगा। बहुत कम अल्फा कण परमाणु के मध्य भाग से जो है कि आपको टकराकर वापस जो है कि आ गई। मतलब कहने का मतलब है, इनका कहना था कि कुछ भाग जो गया ना, वो कुछ भाग जो है कि आपको टकराकर क्या हो गया, कुछ भाग टकराकर जो है कि आपको बैक आ गया, क्या वापस जो है कि आपको आ गया, टकराकर वापस आ गई। जिससे यह निष्कर्ष निकाला गया कि परमाणु का संपूर्ण जो है कि आपको धनावेशित एवं द्रव्यमान इसके केंद्र में निहित होता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो धनावेशित है चीज, जो कहाँ पे होने वाला है, जो इसके सेंटर पे होने वाला, जो इसके केंद्र में निहित जो है कि आपको होने वाला है, कौन सा? धनावेशित केंद्र होने वाला है। और जिसे नाभिक इन्होंने कह दिया। क्या बताया इन्होंने नाभिक कह दिया। तो इससे पहले नाभिक की चर्चा हो रही थी कहीं पे? नहीं हो रही थी। पहला वैज्ञानिक कौन आया जो नाभिक की चर्चा कर दिया? पहला वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने नाभिक की चर्चा कर दिया। और नाभिक का आकार
परमाणु के कुल आकार का की तुलना में बहुत ही क्या होता है, परमाणु के कुल आकार की तुलना में बहुत छोटा होता है। तो देखिएगा कोई परमाणु ई है, कोई परमाणु ई है, तो इसी के अंदर ना ये नाभिक हुआ जिसको P+N के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तो ये परमाणु के आकार में छोटा है कि बड़ा है नाभिक, जरा देखिए तो आप लोग भी। छोटा, बहुत छोटा। छोटा है ना। तो इनके हिसाब से यह सिद्धांत जो है कि आपको क्या हो गया, यह सिद्धांत भी जो है कि आपको ये जो है कि सही हो गया। तो यही जो है कि रदरफोर्ड के द्वारा जो है कि यह 3 सिद्धांतों को जो है कि आपको बताया गया। किस पे बौछार किया गया था अल्फा कणों का? सोने के परत पे। हाँ, सोने के एक पतली परत पे जो है कि अल्फा कणों का जो है कि आपको बौछार जो है कि आपको किया गया था। अब आते हैं, अब क्या बोला गया, रदरफोर्ड के परमाणु की मुख्य बिंदुआं क्या थी, है ना, परमाणु मॉडल के मुख्य बिंदु क्या क्या जो है कि आपको बोला गया। अब जरा आइएगा मुख्य बिंदु देखते हैं। परमाणु का संपूर्ण धनावेशित और द्रव्यमान इसके कहाँ पे होता है, केंद्र में निहित होता है। मतलब कि कोई अगर होगा तो इसका जो सेंटर होगा इसी में जो है कि केंद्र में कौन सा होगा, धन आवेशित होगा। कौन सा भाग होगा, धन आवेशित भाग जो है कि पॉजिटिव चार्ज इसके केंद्र में होगा, और जिसे हम लोग क्या कहेंगे, जिसे हम लोग नाभिक कहेंगे। तो नाभिक सबसे पहले किसने बताया था, रदरफोर्ड ने बताया था। हो गया क्लियर, क्या अभी दिक्कत है? चलिए आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, इलेक्ट्रॉन जो है कि किसके, नाभिक के चारों ओर अनिश्चित जो है कि वृत्ताकार कक्षाओं में क्या कर रहा है, वृत्ताकार कक्षाओं में जो है कि चक्कर काट रहा है। कोई वृत्ताकार पथ है, इसमें जो है कि आपको नाभिक में तो धन आवेशित है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो है कि क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको चक्कर काट रहा है, वृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, चक्कर जो है कि आपको काट रहा है। रदरफोर्ड ने इसकी तुलना सौर मंडल से जो है कि आपको किया है। सौर मंडल से कैसे किया है, सौर मंडल का प्रधान कौन है, जरा बताइए। सौर मंडल का प्रधान सूर्य होता है। अब सूर्य जो है कि आपको सौरमंडल का प्रधान है, जो सभी ग्रह किसकी चक्कर काटता है, सभी ग्रह सूरज की चक्कर जो है कि आपको काटता है। यही जो है कि आपको नाभिक को भी किसकी तुलना से कर दिया, नाभिक की तुलना सौरमंडल से की गई। और जिसके नाभिक में जो है कि आपको सूर्य होता है, जहां सौरमंडल में सूर्य होता है, यहाँ पर कौन हो गया, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर जो है कि न्यूक्लियस जो है कि इसका केंद्र हो गया। इस न्यूक्लियस की चक्कर जो है कि आपको कौन काट रहा है, चारों ओर जो है कि आपको काटने वाला इलेक्ट्रॉन जो है कि इसके चारों ओर काट रहा है ना, काट रहा है। आइए देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिख क्या दिया है, नाभिक का जो है कि आपको क्या लिखा है, नाभिक सूर्य का समान है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर जो है कि आपको गतिशील जो है कि ग्रहों के समान जो है कि आपको चक्कर काटती है। मतलब कहने का मतलब है कि आपको क्या है, सूरज जो है कि आपको सन जो हुआ, इसी सन का ना सब ग्रह जो है कि आपको चक्कर काट रहा है। बुध हो, शुक्र हो, पृथ्वी हो, बृहस्पति हो, मंगल हो, ये सब जो है कि किसका चक्कर काट रहा है, सूरज की चक्कर जो है कि आपको काट रहा है। वैसे ही बोला कि केंद्र जो है, एक जो है कि परमाणु के अंदर केंद्र है, नाभिक के अंदर केंद्र है, और इस केंद्र में कैसा चार्ज है, धन आवेशित की ऋण आवेशित, कैसा चार्ज, धन आवेशित चार्ज। और इसी का एक वृत्ताकार मार्ग बनाता है। इसी मार्ग पर कौन चक्कर काट रहा है, इस वृत्ताकार मार्ग में इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको चक्कर जो है कि आपको काट रहा है। कौन चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है कि आपको चक्कर काट रहा है। किसके हिसाब से ये कथन कहा गया, किसके हिसाब से, रदरफोर्ड के हिसाब से जो है कि आपको कहा गया। कोई दिक्कत, आगे चलते हैं। अब रदरफोर्ड में भी कुछ कमियां देखने को मिली, रदरफोर्ड साहब में भी कुछ जो है कि सिद्धांतों में कमियां देखने को मिली। इस कमियां को जरा देख लेते हैं, क्या क्या कमियां इन्होंने बताया कि हमारे सिद्धांत में, इनके सिद्धांत में क्या क्या कमियां देखने को मिली। सबसे पहला जो है कि कमी जो है कि जिसके बारे में बात कर लेते हैं, रदरफोर्ड के अनुसार ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर और जो है कि चक्कर लगाते हैं। क्या बोला, इनके हिसाब से बोला गया कि जो ऋण आवेशित कण है, जो नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज में कौन है, इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है। नाभिक के क्या कर रहा है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है। परंतु क्या बोल रहा है, परंतु जो है कि विद्युत गतियों के नियम के अनुसार, है ना, विद्युत गतियों के नियम के अनुसार चक्कर जो है कि आपको लगाता हुआ ये बताया गया। और कोई जो है कि आवेशित कण विकिरण से उत्सर्जन करेगा, जिसमें जो है कि इसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी, और लगातार जो है कि आपको घटती ऊर्जा के साथ जो है कि एक नाभिक के पास जो है कि आता जाएगा, और जो है कि अंततः ऊर्जाहीन होकर नाभिक जो है कि क्या होगा, नाभिक जो है कि आपको गिर जाएगा। ये बात जो है कि इनके कमियां में जो है कि आपको पहली बताई गई कि अगर जो है कि आपको कण में, हाँ देखिए फिर से समझाते हैं। इनके अनुसार बोला गया जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन वो कैसा चार्ज है, निगेटिव चार्ज है ना, जी सर, निगेटिव चार्ज है ना इलेक्ट्रॉन। इनके हिसाब में, इनके कमियां में दिखाया गया है जो इलेक्ट्रॉन है वो निगेटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, जो नाभिक के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर काट रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। परंतु विद्युत गति के नियमों के अनुसार, विद्युत के गतियों के नियमों के अनुसार चक्कर करता हुआ, जो चीज चक्कर कर रहा है ना, जो चक्कर काट रहा है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, चक्कर के अनुसार करता हुआ
कोई आवेशित जो है कि कण विकिरण का उत्सर्जन करेगा। कोई आवेशित जो कण है, अगर जो इलेक्ट्रॉन जो है कि नेगेटिव है ना, आवेशित मतलब पॉजिटिव कण अगर कोई जो है कि आपको विकिरण का उत्सर्जन करेगा, जिसमें क्या हो जाएगी, जिसमें ऊर्जा की कमियां हो जाएगी, उत्सर्जन करेगा पॉजिटिव चार्ज तो ऊर्जा की कमी हो जाएगी। आप पॉजिटिव चार्ज कौन है, न्यूट्रॉन है कि प्रोटॉन है, कौन है? प्रोटॉन। प्रोटॉन जो है कि आपको होने वाला है ना। प्रोटॉन जो है कि पॉजिटिव तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, तो उसके अंदर ऊर्जा की कमियां हो जाएगी। जैसे ही जो है कि आवेशित कण को उत्सर्जित करेगा, किसकी कमी हो जाएगी, ऊर्जा की कमी हो जाएगी। और कमी होने पर लगातार जो है कि इसकी घटती संख्या में क्या हो जाएगी, घटती संख्या के हिसाब से नाभिक के पास जो है कि आपको आते हुए जो है कि क्या हो जाएगा, ये जो है कि पूरा का पूरा जो है कि गिर जाएगा। जैसे ही ऊर्जा खत्म हो जाएगा, ये गिर जाएगा। इससे जो है कि क्या हो जाएगा, ऊर्जाहीन होकर जो है कि नाभिक जो है कि गिर जाएगी, नाभिक सही से रहेगा ही नहीं। ये जो है कि आपको कमियां इनमें, इनके जो है कि दोषों में ये अच्छा, ढूंढ लिया गया कि तो ये जो है कि आपको कमी इलेक्ट्रॉन हो सकता है। घूमते घूमते वो नाभिक हाँ में गिर जाएगा। हाँ, गिर जाएगा, ये चीज जो है कि आपको बोला गया, ठीक ना। रदरफोर्ड के द्वारा ही तो वहाँ पे ये इसको इलेक्ट्रॉन को मतलब मतलब पॉजिटिव बतला रहा था प्लस में, यहाँ ऋणात्मक में बतला रहा है, यानी माइनस। इलेक्ट्रॉन को कहीं कहाँ तो कहाँ कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के बताया है? बारे में बताया ना। हाँ? कहाँ कोई इलेक्ट्रॉन के बारे में पॉजिटिव बता रहा है? इलेक्ट्रॉन के बारे में सारा जगह नेगेटिव ही बता रहा है। कहाँ पे देख लिए पॉजिटिव? अभी जो सर आप ऊपर में बतला रहे थे, कहाँ पे, यहाँ पे देखिए तो कहाँ पे लिखा है? ये जो ये रदरफोर्ड का प्रोटॉन के बारे में बताए। क्या इलेक्ट्रॉन के बारे में कहाँ पॉजिटिव कहीं बताया? सब जगह तो निगेटिव की चर्चा कर रही है। नहीं नहीं, प्रोटॉन के बारे में बताया कि पॉजिटिव होता है अंदर में, और हाँ, वो जो घूम रहा है उसमें तो सही तो निगेटिव बात होता है। तो, हाँ तो सही तो बात वो यहाँ गिर पर भी तो सही है, जाएगा। लिखा है। क्या गलत लिखा है? यहाँ पर तो वही बात लिखा हुआ है ना, वही बात लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। दूसरा कमियां क्या देखा गया? दूसरा कमियां, इस प्रकार परमाणु जो है कि आपको क्या है, अस्थायी जो है कि आपको होना चाहिए, परंतु परमाणु जो है कि आपको अस्थायी होता है। इनके हिसाब से जो है कि बोला गया कि परमाणु अस्थायी होना चाहिए, लेकिन ये क्या बता दिए, परमाणु जो है कि आपको अस्थायी जो है कि आपको बता दिए। कमियां जो है कि आपको निकाल दिया गया। दूसरी कमियां क्या निकाला गया, इस मॉडल में नाभिक के अंदर गतिशील जो है कि इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के विषम जो है कि आपको कुछ जो है कि स्पष्ट नहीं दिख रहा था, स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण जो है कि इनकी भी कमियां जो है कि क्या हो गई, इनकी भी कमियां जो है कि आपको निकल कर आ गई सामने। अब तीसरा वैज्ञानिक आएगा जिसका नाम होगा नील्स बोर। क्या नाम होगा? तीसरा वैज्ञानिक आएगा, इसका नाम होगा नील्स बोर होगा। और नील्स बोर के द्वारा कब जो है कि आपको दिया गया, नील्स बोर के द्वारा वर्ष 1913 में, वर्ष 1913 में नील्स बोर के द्वारा रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां का जो है कि दूर करने के लिए एक नया जो है कि परमाणु मॉडल दिया गया। जो रदरफोर्ड तो सब कुछ खोजिए कि कर दिया है, नाभिक कोई बता दिया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे चक्कर काटेगा सब कुछ बता दिया, कुछ कमी रह गया इसके मॉडल पे। इस कमियों को दूर करने के लिए एक वैज्ञानिक आया। उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? उस वैज्ञानिक का नाम था नील्स बोर, ठीक ना। उस वैज्ञानिक का नाम था नील्स बोर। और नील्स बोर ने इसकी कमियों को दूर करने के लिए कैसा एक नया एक और मॉडल को प्रस्तुत किया, जिसे हम लोग मैक्स प्लांक के द्वारा जो है कि आपको क्वांटम सिद्धांत पर जो है कि आपको आधारित था। तो यही पूछता है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत जो है कि मैक्स प्लांक के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। तो यही जो है कि कमियों को दूर करके कौन लास्ट में बता दिया, ये बोर साहब जो है कि आपको लास्ट में दूर जो है कि कर दिए। लेकिन पूरा का पूरा सब चीज के बारे में कौन बता दिया? सब चीज के बारे में बता दिया, रदरफोर्ड जो है कि आपको बता दिया। लेकिन कुछ कमियां था, उस कमियों को दूर किसने कर दिया? उस कमियों को जो है कि दूर कर दिया नील्स बोर ने जो है कि आपको कर दिया। अब आते हैं क्वांटम सिद्धांत क्या था, जरा देखिएगा क्वांटम सिद्धांत क्या था। आइएगा क्वांटम सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। ऊर्जा विकिरण अथवा ऊर्जा के उत्सर्जन, है ना, अथवा अवशोषण, है ना। देखिए क्या क्या बोल रहा है। ऊर्जा विकिरण, ऊर्जा का जो विकिरण होता है, अथवा ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है, अथवा ऊर्जा का जो अवशोषण होता है ना, निरूपित ना होकर जो है कि अनिश्चित रूप से छोटे छोटे जो है कि आपको किसके रूप में, पैकेटों के रूप में जो है कि आपको होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम लोग क्वांटम के रूप में जो है कि आपको जानते हैं। ये जो छोटे छोटे अनिश्चित जो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में, बंडलों के रूप में जो होता है, वही जो है कि आपको क्या कहलाता है, ऊर्जा कहलाता है, क्वांटम कहलाता है। और क्वांटम जो है कि आपको क्या होता है, ऊर्जा का विकिरण होता है, अथवा ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, अथवा ऊर्जा का क्या होता है, अवशोषण जो है कि आपको होता है, ठीक ना। यही जो है कि आपको क्वांटम जो है कि आपको सिद्धांत कहलाता है। और इसी में नील्स के बोर के द्वारा जो है कि एक परमाणु मॉडल को दिया गया। और ये नील्स बोर का क्या परमाणु मॉडल था, जरा इसको जरा देख लीजिएगा क्या परमाणु मॉडल था। नील्स बोर के द्वारा जो है कि आपको बताया गया कि नाभिक के चारों ओर स्थित जो इलेक्ट्रॉनों की कक्षा को बाहर की ओर से क्रमशः किसके रूप में जो है कि व्यवस्थित करते हैं, किसके रूप में लिखा है,
हाँ, KLMN डॉट 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 के रूप में जो है कि व्यवस्थित करने के लिए जो है कि आपको बोला गया। इस नील्स बोर साहब के द्वारा बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन, जो नाभिक होता है, नाभिक जो प्लस वाला हो गया, ये नाभिक हो गया, इसके बाहर का जो पहला घेरा होगा उस घेरा को हम लोग K बोलेंगे, दूसरा नंबर के घेरा को क्या बोलेंगे, दूसरा घेरा को जो है कि आपको L, तीसरा घेरा को क्या बोलेंगे, तीसरा घेरा को M बोलेंगे, चौथा घेरा को क्या बोलेंगे, चौथा घेरा को MN जो है कि आपको बोलेंगे। ये जो है कि किसके द्वारा बताया गया, ये जो घेरा का जो है कि सिद्धांत जो है नील्स बोर के द्वारा जो है कि बताया गया। एक बार फिर से सुनते हैं। नाभिक के चारों ओर स्थित इलेक्ट्रॉनों की कक्षाओं के बाहर की कक्षाओं को क्रमशः KLMN अथवा 1 2 3 4 के रूप में जो है कि आपको क्या किया गया, प्रदर्शित जो है कि आपको कर दिया गया। और कक्षा को क्या कहते हैं, ऑर्बिट अथवा कोष को कहते हैं सब जो है कि आपको सेल। एक निश्चित जो है कि ऊर्जा होती है, इसलिए इन्हें ऊर्जा स्तर भी जो है कि आपको कहते हैं। हर एक में जो है कि ऊर्जा स्तर क्या होता है, एक निश्चित होती है। K में जो है कि कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, K में 2 गो रह सकता है। उसके बाद जो है कि आपको आगे चलेंगे तो आगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कि आपको चेंज होती है, और इसी का फॉर्मूला होता है 2n²। कौन सा स्क्वायर, 2n²। ठीक है, 2n² मतलब कि n की मान की अगर बात करेंगे 1, n की मान की बात करेंगे 2, n की मान की बात करेंगे 3, n की मान की बात करेंगे 4। आप पहला घेरा को किस नाम से जानते हैं, K के नाम से। दूसरे घेरा को L, तीसरे घेरा को M, चौथे घेरा को N। अब फॉर्मूला क्या है यहाँ पर देख रहे हैं, फॉर्मूला देख रहे हैं 2n²। क्या है, 2n²। ठीक है, अब जो है कि आपको पहला घेरा में इलेक्ट्रॉन कितना रहेगा, तो n बराबर कितना है, पहला घेरा K के लिए कितना है, 1 है कि 2 है, 1 है ना। तो 1 गुना n का मतलब 1 का स्क्वायर निकालिए तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, गुना 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। निकला, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, उड़ गया, आ रहा है सर, आ गया। 2n² से निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा जी सर। 1 का स्क्वायर 1 होगा, और गुना 2 से करेंगे तो कितना होगा, 2 हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, अभी और निकालते हैं, अभी निकालते रहिए। अब हम n का मान क्या ले लें, 1 ले लिया, अब 2 ले लेते हैं। अब n का मान जो है कि हम 2 ले लेते हैं, तो n 2 गुना 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना, 4 हो जाएगा, और गुना 2 कर देंगे कितना हो जाएगा, 8। तो दूसरा घेरा में, पहला घेरा में तो 2 गो इलेक्ट्रॉन बैठेगा, दूसरा घेरा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठ रहा है, 8 गो इलेक्ट्रॉन। अब चलिए मिटाते हैं फिर। अब 2 गुना, अब n का मान से जो है कि आपको फिर लेते हैं, n का मान लेते हैं 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 9, और 9 गुना 2 करेंगे तो कितना, 18। तो तीसरा नंबर के घेरा में कितना इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, 18 गो। अभी चौथा नंबर के घेरा में लेके चलते हैं। अब n का मान क्या रखेंगे, 4 रख दें, 2 गुना 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, और गुना 2 कितना इलेक्ट्रॉन, 32। अब n वाला घेरा में कितना रह सकता है, 32 को रह सकता है। मतलब कि ये बताएं कि जो न्यूक्लियस है उसके पास वाला घेरा में जो होगा वो कम इलेक्ट्रॉन होगा, और घेरा की संख्या बढ़ते रहेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या होते रहेगी, बढ़ते जो है कि आपको चली जाएगी। ये किसके द्वारा बताया गया, ये नील्स बोर साहब के द्वारा जो है कि बताया गया है ना। और यही बताए सर, बंडल वाला। हाँ, बंडल वाला भी जो है कि यही जो है कि आपको बता रहे हैं। और ये भी वाला जो है कि आपको, ये जो है ना वो फोटोन वाला, वो लाइट चैप्टर, वो फिजिक्स में अलग है, वो बंडलों के रूप में जो है कि आपको चलता है, वो चीज अलग है, वो फिजिक्स में बात करना है, उस पर केमिस्ट्री पे अलग। यहाँ पर जो है कि बोला गया, ये बंडल किसका बोला गया, ये बंडल बोला गया कि ऊर्जा विकिरण का बंडल हो सकता है, ऊर्जा उत्सर्जन का बंडल हो सकता है, ऊर्जा अवशोषण का बंडल हो सकता है। ये सब का छोटा छोटा पैकेट्स के रूप में, पैकेट को ही हम लोग क्या कहते हैं, बंडल के रूप में जो है कि आपको जानते हैं, जिसे क्वांटम कहा गया। अब जरा यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पर और क्या बोलना चाह रहे हैं हम। यहाँ पे जो ऊपर में जो बताया गया, इससे पहले जो कौन बोले थे, नील्स बोर से पहले कौन बोले थे, रदरफोर्ड। रदरफोर्ड इस मॉडल को नहीं दिए थे। रदरफोर्ड जो आपको दिए थे, ये डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे थे। कहीं पे कोई गोला उला की चर्चा किए थे कि इस वाले गोला में इतना रहेगा, इस वाले गोला में इतना रहेगा। इसलिए उनके मॉडल में कुछ कमियां देखने को मिली, और उसी कमियां को सुधार कौन दिया, सर सौर मंडल का वो बताए थे ना बात सर, एक निश्चित सौर मंडल में जो सौर मंडल में बताए थे तो बोले थे बस सौर मंडल में सूरज प्रधान है, सब सूरज का चक्कर काट रहा है। वहां पर थोड़ी ना बोल रहे हैं कि जो है कि घेरा में चक्कर काट रहा है, कितना कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। यही चीज के में कमियां हो गया कि बोला कि जो है कि आपको पॉजिटिव और निगेटिव जैसे ही कम हो जाएगा, एक दिन ऐसा होगा कि आके नाभिके में गिर जाएगा।
है ना, गिर जाएगा। गिरने के बाद सब जो है वो कि बर्बाद हो गिरे नहीं थे जाएगा। सर वही बस। चीज का जो है कि आपको बोले जी हैं सर। तभी ना, यही चीज का जो है कि दोष को दूर कर दिया जा रहा है। किसके द्वारा? नील्स बोर नील्स के द्वारा जो बोर। है कि आपको दोष को जो है कि आपको दूर किया जा रहा है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? नहीं। तो यहाँ पर जो है कि आपको n स्क्वायर 2n स्क्वायर से आप निकाल सकते हैं किसमें कितना जो है कि आपको रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाला में k वाला में कितना इलेक्ट्रॉन को रख सकते हैं हम लोग? k वो वाला में 2 को रख सकते हैं। दूसरा है कि n वाला में k के बाद l वाला में कितना रख सकते हैं? 8 2 के बाद 8 को रख सकते हैं। ठीक है। तीसरा वाला में 18 18। चौथा वाला में 32 32 को रख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नंबर का बात ही क्या बोल रहे हैं साहब, इनके बारे में आइए। पहला नंबर ही तो पहले हो गया परमाणु मॉडल, अब क्या क्या बात बोल रहे हैं जरा इनके बारे में सुनते हैं। आइएगा क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल कक्षा में चक्कर लगाती है, मतलब कहने का मतलब है के वाला में है तो के वाला में चक्कर लगा रहा है, एन वाला में है तो एन वाला में लगा रहा है ना, एम वाला में है तो एन वाला में लगा रहा है। मतलब कहने का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन का जो मूल कक्षा है जहाँ पे बैठा हुआ है उसी कक्षा में अगर चक्कर लगाता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। आ रहा है बात समझ में कि नहीं आ रहा है? जी फिगर सर। बनाए देखिए आ क्या रहा है कहना सर। चाह रहा है। कहना चाह रहा है कि ये अगर जो है कि आपको केंद्र है, ये अगर पी गोला है, ये जो है कि आपको कौन सा है? ये जो है कि मान लेते हैं के, मान लेते हैं के के में 2 इलेक्ट्रॉन है, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देते हैं, एगो इलेक्ट्रॉन यहाँ कर देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब जरा समझिएगा क्या बोल रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन अपने मूल कक्षा में मतलब के में है और के में चक्कर लगा रहा है तो अपने ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। ऊर्जा का क्या नहीं करता है? उत्सर्जन नहीं करता है। अर्थात ऊर्जा में कोई जो है कि परिवर्तन नहीं आता है, जो जैसे चक्कर लगा रहा है वैसे ही लगाते रहेगा। ये किसके द्वारा बताया गया? ये बताया गया नील्स बोर के द्वारा बताया गया। पहला नंबर का बात खत्म होता है। दूसरा नंबर का बात समझिएगा। दूसरा क्या बोलता है? जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से जो है कि आपको दूर वाली कक्षा में चक्कर लगाता है या दूर वाली कक्षा में जाता है, जैसे के है, के जो है कि नाभिक के समीप है, के के बाद कौन देखे हैं? एल देखे हैं ना जी। के बाद कौन? एल देखे हैं, एल देखे हैं। अब एल के बाद जो है कि एम देखे, एम के बाद जो है कि एन देखे हैं, है ना। अब क्या बोलता है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा में होता है, सॉरी दूर वाली कक्षा में जाता है, अर्थात निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, जहां दुइये गो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर जाएंगे एल वाला में तो कितना इलेक्ट्रॉन को रखना पड़ जाएगा? यहाँ पर 8 गो ना। तो यहाँ 2 गो से जैसे ही 8 गो वाला में जाएगा वैसे ही क्या होगा जरा देखिएगा। क्या बोल रहे हैं? निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है तो अपने बाह्य स्रोत से, तो वह बाह्य स्रोत से ऊर्जा ग्रहण कर लेता है, अर्थात उसका ऊर्जा क्या हो जाती है? उसका ऊर्जा जो है कि आपको बढ़ जाती है। जैसे ही यहाँ से उठ के यहाँ जाएगा तो इसकी ऊर्जा में क्या हो जाएगा? ऊर्जा में जो है कि आपको बढ़ोतरी जो है कि आपको हो जाएगा। ये कौन बोला? कि नील्स बोर के द्वारा दूसरा नंबर का बात जो है कि आपको बताया गया। तीसरा बात क्या बताया गया नील्स बोर के द्वारा, जरा समझिएगा। तीसरा नंबर का बात बताया गया, जब कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से, है ना, नजदीक वाली कक्षा, है ना, नाभिक के जो है कि आपको समीप वाली कक्षा में आता है तो उसका ऊर्जा क्या हो जाएगा? ऊर्जा उत्सर्जन जो है कि आपको करता है तो ऊर्जा में कमी आएगी। मतलब कहने का मतलब है एन वाला में चल रहा था या एम वाला में चल रहा था, एम के बाद जो है कि आपको कौन था? एल था, एल के बाद के था। अब एम से कहाँ आना है? उसको एम से आना है, के में आना है। तो के में जैसे ही आएगा उसका ऊर्जा में क्या हो जाएगा? ऊर्जा में कमी आ जाएगी। क्या हो जाएगा? ऊर्जा में कमी। और के से अगर एम में जाना है तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा में जो है कि अधिकता आ जाएगी, मतलब ऊर्जा बढ़ जाएगी। आ रहा बात समझ में? क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है कि नहीं है ना? यही चीज जो है कि आपको नील्स बोर साहब के द्वारा जो बताया गया कि अगर पास वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाता है तो उसकी ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी, अगर दूर वाली कक्षा से नाभिक के पास वाली कक्षा में आता है तो ऊर्जा में क्या होगी? ऊर्जा में घटोतरी जो है कि आपको होने का काम जो है कि आपको करेगा। हो गया। यही जो है कि आपको इन्हीं के अनुसार जो है कि फॉर्मूला बताया गया, 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला बताया गया, जो हम आपको सारा निकाल के अभी दिखाए हैं। k = 1 मानेंगे तो कितना आएगा? k में 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, l में 8 गो, m में 18 गो और n में कितना? 32 को जो है कि इलेक्ट्रॉन रख सकते हो हैं। गया ना सर? हाँ, इनका बात जो है कि आपको सही हो गया, है ना। इनका बात जो है कि मुख्य रूप से जो है कि आपको सही जो है कि आपको होता है ना, सही होता है। ठीक है, आगे बात करें। अब आते हैं प्रोटॉन के बारे में बात कर लेते हैं। प्रोटॉन क्या था? बहुत हेवी चैप्टर है, बहुत समझाने में जो है कि आपको 11-12 में ना हालत खराब कर देता है मास्टर का सब। जिनका छूटा वो गायब, उसके बाद ये हबो नहीं लगेगा, ये खुद से पढ़ेंगे ना
हाँ वो नहीं लगने वाला है ना। सर जैसे सर सौर मंडल में जैसे बुध ग्रह हो गया जो नजदीक है, वो बहुत तीव्र गति से घूमता है और जल्दी चक्कर पूरा करता है। एक तरह से वही बात हो गया ना सर, यहाँ पे ऊर्जा अधिक हो जाएगा नजदीक हाँ तो में। ऊर्जा अधिक होगा तो नजदीक रहेगा तो जो है कि आपको क्या हो जाएगा, ऊर्जा कम ना हो जाएगा नजदीक में, और ऊर्जा जो दूर जाएगा तो ऊर्जा जो है कि आपको इसका अधिक जो है कि आपको हो जाएगा, है ना, जैसे ऊर्जा अधिक हो जाएगा। मतलब ऑर्बिट बढ़ते जाएगा सर, ऊर्जा बढ़ते रहेगा। हाँ जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा तो ऊर्जा बढ़ेगा, ऑर्बिट घटेगा तो ऊर्जा जो है कि आपको घटेगा, है ना। यही ना चीज देखे थे, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से अगर दूर जा रहे थे तो ऊर्जा की बड़ी बढ़ोतरी हो रही थी, और न्यूक्लियस अगर दूर से न्यूक्लियस के समीप आ रहे थे ऊर्जा की क्या हो रही थी, घटोतरी हो रही थी, है ना, जैसे घटोतरी हो रही जैसे थी, बढ़ते जाएंगे ऊर्जा बढ़ते जाएगा। बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे पास आते जाएंगे ऊर्जा इसका क्या होगा, कम होते हुए जो है कि आपको चला जाएगा, है ना, कम होते हुए चला जाएगा। आगे चलते हैं, प्रोटॉन की बात कर लेते हैं। प्रोटॉन के बारे में आपने पढ़ चुका है ऊपर में, फिर से यहाँ पर पढ़ना है एक बार और देख लीजिए। प्रोटॉन की बात करेंगे, वर्ष 1986 ईस्वी में जर्मन जो है कि भूगोल शास्त्र, हाँ 1986 बोले, 1886 में जर्मनी का एक भौतिक विज्ञान शास्त्री था जिसका नाम क्या था, गोल्डस्टीन था। क्या था, गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन ने कैनाल किरणों की जो है कि आपको खोज किया। किस किरण का, कैनाल किरणों की खोज की, और बताया कि यह किरणें जो है कि आपको कैसी किरणें हैं, धन आवेशित कणों से निर्मित होने वाली है। मतलब कैनाल किरण कैसी किरणें हैं, धन आवेशित। पूछा गया प्रश्न है बिहार एसआई में, पूछा गया कैनाल किरण कैसा होता है, धन आवेशित किरण होता है, निर्मित होता है। और वर्ष 1919 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इसका प्रयोग किया, प्रयोग से जो है कि आपको सिद्ध किया, और परमाणु के केंद्र में धन आवेशित कणों का संकेंद्रण जो है कि आपको किया, और रदरफोर्ड ने इसे जो है कि आपको क्या नाम दिया, रदरफोर्ड ने इसका नामकरण कर दिया, प्रोटॉन जो है कि आपको नामकरण कर दिया। तो इसीलिए प्रोटॉन का जो है कि आपको सबसे पहला जो है कि खोज किसने किया था, तो इसीलिए दो गो नाम आता है प्रोटॉन में। किसका किसका नाम आता है, गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड का नाम आता है। तो बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं कि गोल्डस्टीन मारे कि रदरफोर्ड मारे, गोल्डस्टीन मारे कि रदरफोर्ड मारे। तो खोज पूछेगा तो किसको मारना है, खोज पूछेगा तो गोल्डस्टीन मारना है, खोज पूछेगा तो गोल्डस्टीन मारना है। आज जो है कि नामकरण पूछेगा तो किसको मारना है, हाँ रदरफोर्ड। अब आपका दोस्त खत्म हो गया, दोस्त खत्म हो गया ना, अब कोई दोस्त नहीं ना यहाँ पर गोल्डस्टीन मारे कि रदरफोर्ड मारे, गोल्डस्टीन मारे कि रदरफोर्ड। बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि दोनों में मारे तो मारे कौन, है ना। यहाँ पर सारा हम चीज लिख दिए कि कैसे कैसे इसका क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बाद इसका नामकरण कैसे पड़ा, ठीक ना, नामकरण कैसे पड़ा। आगे चलते हैं। इस प्रकार जो है कि आपको धन आवेशित कणों के मूल रूप में जो है कि प्रोटॉन की खोज जो है कि आपको किसके द्वारा, प्रोटॉन की खोज जो है कि गोल्डस्टीन के द्वारा जो है कि आपको किया गया, ठीक ना। और जबकि परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की उपस्थिति का खोज जो है कि किसके द्वारा किया गया, परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉन की उपस्थिति का खोज जो है कि आपको रदरफोर्ड के द्वारा। या दो वो ये जो है कि सेम लाइन जो है कि निकल सकता है एग्जाम में, हूबहू उतार सकता है, हूबहू उतार सकता है। क्या लाइन जरा सुनिएगा, धन आवेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज किसने किया, तब क्या हो जाएगा आपका आंसर, क्या हो जाएगा, रदरफोर्ड हो जाएगा, रदरफोर्ड। लेकिन पूछेगा कि परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की उपस्थिति का खोज किसने किया, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा सर। तभी तो हाँ गलती बता दिए हैं, तब तो आप गलती ये बता दिए। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्या लिखा है, हम आपसे क्या पूछ रहे हैं। यहाँ पर सेम क्वेश्चन उतार सकता है, सेम यही हूबहू लाइन उतर सकता है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ये उतर सकता है कि धन आवेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज किसने किया था, तो धन आवेशित कणों के रूप में प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन किया था, गोल्डस्टीन ने खोजा था। लेकिन आपसे अगर पूछ दे कि परमाणु के कणों में प्रोटॉन की उपस्थिति का खोज किसने किया था, तो परमाणु के जो है कि नाभिक के अंदर में किसने किया था, तो ये रदरफोर्ड ने किया था। ये दोनों हूबहू क्वेश्चन उतर सकता है, उतर सकता है। वो भी किरण बताया था ना सर, गोल्डस्टीन भी कि ये पॉजिटिव होता है। हाँ पॉजिटिव होता है, कैनाल किरण जो कि के बारे में बताया था। हाँ कैनाल किरण के बारे में जो है कि ऊपर में जस्ट देखे ना कि गोल्डस्टीन के द्वारा जो है कि कैनाल किरण के बारे में बताया गया कि कैनाल किरण पॉजिटिव होता है ना। और कैनाल किरण को ही अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने बता दिया कि हाँ क्या हो गया, ये प्रोटॉन का नामकरण जो है कि आपको दे दिया, है ना, नामकरण जो है कि आपको दे दिया। हाँ बिल्कुल। आगे चलते हैं, अब आते हैं इलेक्ट्रॉन की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का खोज जो है कि आपको किसके द्वारा, ऊपर में जस्ट देखे ही होंगे, जे थॉमसन के द्वारा 1800 कितना 1897 में। कैसा कण होता है, धन आवेशित कि ऋण आवेशित जो है कि आपको कण होता है। और न्यूट्रॉन की बात करेंगे, न्यूट्रॉन का खोज किसने, जेम्स चैडविक ने। जेम्स चैडविक ने कब किया था, 1932 में। कब किया था, 1932 में। ये नो चार्ज होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं मौजूद होता है, और इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का क्या होता है, प्रोटॉन के द्रव्यमान का बराबर होता है। तो किसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन,
न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, हाँ, प्रोटॉन के द्रव्यमान के क्या होता है, बराबर होता है। यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है कि किसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है। क्लियर, आगे चले, अब आगे बात कर लेते हैं। नोट्स एकदम एक्यूरेट है, पढ़ के जाइएगा, 100% क्वेश्चन लड़ेगा, न लड़ने की संभावना नहीं है, ठीक ना। आगे चलते हैं। यहाँ से प्रश्न आपसे पूछ रहा है, दोनों प्रश्न आ चुका है, दोनों प्रश्न दोनों एग्जाम में घिना के पूछता है। सबसे पहले पूछेगा कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होगी, परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 के पावर -10। नाभिक की त्रिज्या की बात करेंगे, नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, -15 मीटर। अच्छा 10 के पावर -15। अच्छा, ये दोनों में से एगो सवाल बताइए, ये दोनों में से बड़का आपको कौन दिख रहा है, 10 के पावर -10 दिख रहा है कि 10 के पावर -15 दिख रहा है? -10 बड़ा है। अच्छा, 15 वाला कोई है कि जो जिनको 15 बड़ा लग रहा है? नहीं सर, माइनस में जितना बड़ा रहता है उतना छोटा रहता है। -10 बड़ा सर माइनस है ना, इसीलिए सर। हाँ ठीक है, इसीलिए तो हम भी पूछना चाह रहे थे कि कोई देखिएगा। अब क्या बोलता है, एक बोल रहा है कि परमाणु की त्रिज्या, एक बोल रहा है नाभिक की त्रिज्या। जरा समझिएगा, ई हो गया कोई नाभिक हो गया, ई कोई नाभिक हो गया, ये जो है कि इसका सेल हो गया, ई हो गया इसका सेल हो गया। तो ये नाभिक की त्रिज्या की बात कर रहा है, तो ये वाला नाभिक की त्रिज्या हो गया ना, नाभिक के अंदर वाला त्रिज्या की बात कर रहा है ना। तो नाभिक की त्रिज्या कितना हो रहा है, नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 हो रहा है। तो नाभिक ऐसा हूँ देखिएगा तो इसका केंद्र ऐसा हूँ छोटा होता है, तो इसका जो है कि त्रिज्या क्या होगा, इसका त्रिज्या भी जो है कि आपको छोटा जो है कि आपको हो जाएगा, -15 जो है कि आपको हो जाएगा। और परमाणु, परमाणु पूरा का पूरा की बात कर रहा है, परमाणु का मतलब हो गया ई, तो ई देखिएगा तो है ना, तो पूरा कक्षा को ले रहा है, तो इसका त्रिज्या तो बड़ा होगा ना। तो परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, तो परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 होता है, और नाभिक की त्रिज्या 10 के पावर -15 होता है। यही फोटो को यहाँ पे समझाया गया है। यहाँ पे बी बराबर क्या है, बी बराबर नाभिक की त्रिज्या और ए बराबर परमाणु की त्रिज्या। समझ में आ गया कि नहीं आया? सर आ गया सर। जो परमाणु का त्रिज्या है सर, नाभिक का त्रिज्या है, परमाणु को 1 एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं और इसको 1 फर्मीमीटर बोलते हैं। हाँ, फर्मी मीटर जो है कि आपको उसको डिनोट किया जाता है, उसी माध्यम से जो है कि आपको डिनोट किया जाता है। तो उसमें क्या ही कर सकते हैं, उसको डिनोट किया जाता है। इसका हाँ आ सकता है, फर्मी मीटर में जो है कि उसको डिनोट किया जाता है। ये क्या हो गया मेरे लैपटॉप को, बार बार ये पेन का ऑप्शन हट जा रहा है। तो टाइम भी हो गया है सर। और टाइम हो गया तो रुकिए, थोड़ा सा और बचा हुआ है ना। परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से जो है कि आपको कितना, 1 लाख मतलब 10 के पावर 5 गुना जो है कि आपको क्या होता है, अधिक होता है। यो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक की त्रिज्या से कितना ज्यादा जो है कि आपको अधिक होता है। 1 लाख गुना। 1 लाख के बराबर कितना हो गया, 10 के पावर कितना, 5 10 के पावर 5 मतलब 10 पर जो है कि कितना को सुना देंगे, 1 2 3 4 5 को सुना देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 लाख जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। 1 लाख जो है कि आपको हो जाएगा, है ना। तो यही जो है कि आपको बताया गया। कल हम लोग जो चर्चा करेंगे सेल पे चर्चा, कल नहीं तो कल तो संडे है ना, मंडे को चर्चा करेंगे सेल पर। मंडे को रक्षाबंधन है सर, मंडे के क्लास रहेगा सर? हाँ, मंडे को रक्षाबंधन है, संडे मंडे 2 दिन बंद रहेगा, ट्यूसडे को क्लास चलेगी। ट्यूसडे को डायरेक्ट जो है कि आपको चर्चा करेंगे किस पे, सेल पे चर्चा करेंगे, सब सेल पे करेंगे और ऑर्बिट पे करेंगे। संडे मंडे 2 दिन क्लास बंद रहेगा। सर आप 10 लाख क्यों लिखे हैं, 1 जीरो मिटाइए सर। अच्छा 10 लाख है ना, तो अच्छा तो 4 गो ना जीरो होगा, क्या कि 10 तो एगो ऑलरेडी जीरो लेके बैठा है, तो 4 गो ना होगा, 5 गो ना जो है कि टोटल होगा। 1 लाख में कितना होगा, 1 लाख में 5 होगा। 10 लाख लिखते तब एगो और जीरो पड़ जाता, 10 लाख लिखते तब एगो और पड़ता, है ना।